एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग अपना सीटेट फरवरी 2026 में जो होना है उसके लिए एसएसटी पेपर 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज इसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस लिया हुआ है। अगर आप 30 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस करने की स्थिति में हैं तो आप समझिए कि आप एकदम सही दिशा में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने वही क्वेश्चंस लिया हुआ है, उसी टाइप के क्वेश्चंस लिया हुआ है जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनके आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो एज ऑलवेज हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री सेगमेंट लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए इतिहास का। यहाँ पे मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आयरन पिलर एट मेहरौली। ठीक है, तो मेहरौली में स्थित जो लौह स्तंभ है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना ये जरूर देख लें कि आपसे सही पूछ रहे हैं या फिर गलत। ठीक है, पता चला आपको स्टेटमेंट सब समझ आ रहे हैं लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया सही पूछा जा रहा है या गलत, और फिर पता चला कि उल्टा सीधा करके चले आए, तब भी फिर जानकारी किसी काम की नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद देखना है कि क्या पूछा जा रहा है सही या गलत, उसके बाद फिर आप टिक करके गोला भर के आइएगा, तब जा करके आपको ना आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। तो देखते हैं, पहला कह रहे हैं कि इट वाज बुल्ट अबाउट, बुल्ट नहीं कहते बिल्ट कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें, 1500 ईयर्स अगो, यानी कि इसका निर्माण आज से लगभग 1500 साल पहले हुआ। और दूसरा क्या है, अभिलेख में चंद्र नामक शासक का जिक्र है जो संभवतः माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य रहे होंगे। या तीसरा क्या है, कह रहे हैं कि सदियों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आपके पास ये सारे कूट वगैरह दिए गए हैं, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। एक सेकंड के लिए खुद सोचिए, फिर आगे तो हम आपको बताएंगे ही। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहे हैं कि संभवतः ये मौर्य वंश से शासक थे। मौर्य वंश से नहीं, माना जाता है कि ये गुप्ता वंश से रिलेटेड रहे होंगे। ठीक है, और बाकी ये दिल्ली के मेहरौली में है, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, ये बात सही है, लोहे से बनाया गया है और सदियां बीत गई बावजूद इसके आप देखिए इसमें जंग नहीं लगा है। कब बना था, तो इसका निर्माण आज से लगभग 1500 साल पहले हुआ था। ठीक है, अभी घर में कोई लोहा आ जाए ना, साल डेढ़ साल में ही आप देखिए तो उसमें जंग लग जाता है, उसका कहानी खत्म हो जाता है। और वो पिलर देखिए आज से 1500 साल पहले बना, उसके बावजूद भी उसमें जंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी में आपको इस पिलर के दर्शन करवाते हैं। तो ये है हमारा एनसीईआरटी। ठीक है, आप देखिए इस टॉपिक का जो नाम है वो है इमारतें, चित्र और किताबें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाना तय है। ध्यान से इसको देखिए। देखिए सबसे पहले ना धातु विज्ञान के बारे में आपको बताया गया है। क्यों, क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए खुदाई वगैरह से ही चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है, लेकिन जो ज़मीन के भीतर हैं उनकी ही जानकारी हमें खुदाई से मिलती है। अब जो लौह स्तंभ वगैरह हैं वो ज़मीन के ऊपर हैं, तो उसके लिए ना खुदाई करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी फिलहाल के लिए। देखिए तो प्राचीन जो भारतीय धातु वैज्ञानिक रहे हैं इन्होंने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी सारा योगदान दिया है, तभी तो आज की जो हमारी जानकारी है वो वहीं से तो संबंधित है ना। देखिए पुरातात्विक खुदाइयों ने हमें ये चीज़ तो बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी, वो वहाँ पे काफ़ी कुशल शिल्पकार रहा करते थे। हमने हड़प्पा सभ्यता देखा था जो कि रावी नदी के तट पर हड़प्पा जो है पहला स्थल खोदा गया था, इसी वजह से उसका नाम हड़प्पा रखा गया था। ठीक है, और पहला नगरीकरण भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। ठीक, तो वहां से हमें इस बात की तो जानकारी मिली कि वो लोग बहुत बढ़िया शिल्पकार थे, यानी कि तरह तरह का शिल्प जो है उसको बनाना जानते थे, उसकी उनके पास नॉलेज थी। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि उन्होंने तांबे के धातुकर्म यानी कि तांबे की जो वस्तुएं हैं, तांबे की जो चीजें हैं वो बनाने की उनको बहुत अच्छी जानकारी थी। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए उन्होंने एक और नया जो है धातु भी बनाया, और वो क्या था, वो था कांसा। ठीक है, तो तांबा तो उनको जानकारी थी ही, बावजूद इसके इन्होंने देखिए कि 2 धातुओं को मिला करके एक मिश्र धातु तैयार की जिसका नाम क्या था, कांसा। और किससे मिलकर के बना है, तांबा और टिन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनता है। ये जो क्वेश्चन है ईवीएस में भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 to 5 का जो लोग पेपर देने वाले हैं उनको एक सब्जेक्ट मिलेगा ईवीएस, उसमें ये क्वेश्चन खूब बनता है। ठीक है, मैंने पिछले साल वाला भी पेपर देखा हुआ है, उसमें ईवीएस मतलब कि ये पूछा गया था कांसा कौन सी मिश्र धातु से बनता है। ठीक, तो आगे देखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इनको ना केवल तांबे की बल्कि कांसे का भी इनको नॉलेज हो गया था। और कांसे का नॉलेज क्यों हुआ था, क्योंकि इन्होंने खुद ही उसका आविष्कार किया था। ठीक है, और कैसे किया था, 2 धातुओं को मिला करके किया था, तांबा और टिन। ठीक है, आगे देखिए
कह रहे हैं कि जहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो कांस्य युग से जुड़े हुए थे, यानी कि उनके टाइम में कांसा जो है उससे बनाई जाने वाली वस्तुएं चरम पर थी। वहीं उनके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब उनके बाद आने वाली जो पीढ़ी है वो उनके उत्तराधिकारी कहलाएंगे। तो उनके बाद यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद जो लोग आए उनको ना लोहे का अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। कब? और आपको पता है ना कि हमने इसके बाद देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो मगध साम्राज्य का उदय हुआ, जहाँ से माना जाता है कि द्वितीय नगरीकरण होता है, उस टाइम पे जो लोहा है उसकी खोज हुई थी और लौह से बनने वाले जो हथियार औजार हैं वो सब मिलने लगे थे। और हमने देखा था कि लोहा जो है जब खोजा गया तो हमारे यहाँ यानी कि जो मगध साम्राज्य था उसमें फसल बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि जहाँ पहले लकड़ी के फाल बनाए जाते थे अब लोहे के फाल बनाए जाने लगे, और लोहे के फाल बनने से ज़मीन की खुदाई अर्थात जुताई करने में बहुत आसानी हुई, और जितनी अच्छी खेत की जुताई होती है उतना अच्छा जो है खेत में फसल होता है। ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जहाँ कांसे से संबंधित चीज़ें बना रहे थे, वहीं हड़प्पा सभ्यता के बाद आने वाली उनकी जो उत्तराधिकारी पीढ़ी रही है वो लोग लोहे की जानकारी रखने लगे और उन लोगों ने लोहे से संबंधित चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाया, ठीक है। आगे देखिए, भारत में अत्यंत विकसित किस्म के जो लोहे हैं उनका निर्माण होता था। आपको ध्यान रखना है कि लोहे की किस्म कौन कौन सी है? खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों लोहे की किस्म है। चूंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि चलो बताओ कौन सा लोहे का किस्म नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, खोटा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, लोहा होता है, ठीक है। चलिए, अब हमने देख लिया कि ये जो लोहा वगैरह है इनके बारे में जानकारी कब हुई। तो मैंने बताया कि द्वितीय नगरीकरण अर्थात जब मगध साम्राज्य का उदय हुआ उसी के साथ आपको लोहा की जो जानकारी है वो मिलना स्टार्ट हो गई। उसके पहले तो लोग कांसा या फिर तांबा जो है वो यूज़ किया करते थे। अब जब लोहा यूज़ में आने लगा तो उससे कुछ चीज़ें तो बनाई ही जाएंगी ना। क्या केवल फाल ही बनाया जाएगा? क्या तलवारें ही बनाई जाएंगी? ऐसा तो है नहीं। तो उसी से रिलेटेड आगे पॉइंट देखिए, यहाँ पे आपको लौह स्तंभ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये लौह मतलब होता है लोहा, ठीक है, लोहा, और स्तंभ इट मीन्स पिलर, ठीक है। तो ये आपको सामने दिख भी रहा है। तो ये कहाँ पे है? ये मेहरौली में है। कहाँ पे है? मेहरौली। और मेहरौली कहाँ है? तो हम सबको पता है ये है दिल्ली में, अर्थात दिल्ली में, ठीक है। तो मेहरौली जो कि दिल्ली में है, और दिल्ली में भी कहाँ है? कुतुब मीनार परिसर में है। तो कुतुब मीनार के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 7 में, क्योंकि ये मिडिवल हिस्ट्री से आ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, उसके द्वारा ये जो कुतुब मीनार है वो बनवाया गया था, ठीक है। तो उसी परिसर में आपको ये दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ देखने को मिलेगा। तो क्या आप समझ रहे हैं कि मतलब पहले बना था या बाद में? तो जाहिर सी बात है कि पहले ही बन गया था, तभी इसमें आपको चंद्र नामक जो शासक हैं उनकी जानकारी देखने को मिलेगी। बाद में ये कुतुब मीनार बना है तो अब जो है कुतुब मीनार परिसर के नाम से ये जाना जाने लगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि केवल लौह स्तंभ परिसर तो कहा नहीं जाएगा, जो चीज़ें ज़्यादा जो है जिक्र में रहती हैं उनको ही मान लिया जाता है कि वो उस परिसर में है, लेकिन ये बना पहले है, कुतुब मीनार बाद में बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि ये जो लौह स्तंभ है ना, ये भारतीय शिल्पकारों की कुशल और अद्भुत कारीगरी का कमाल है, ठीक है। देखिए इसकी ऊंचाई वगैरह दे दी गई है। सामान्यतः सीटेड जो है वो ऊंचाई लंबाई ये सब थोड़ा कम ही पूछता है। हाँ, कभी कभी स्टेटमेंट में हो सकता है कि पूछ लें, बाकी बहुत फैक्चुअल जो चीज़ें हैं उसको वो पूछने से बचता है। लेकिन आप देख लीजिए एक बार कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7.2 मीटर, और इसका वजन देखिए कितना ज़्यादा है, 3 टन से भी ज़्यादा ऊँचा मतलब कि इसका वज़न है। आगे देखिए, निर्माण तो आज से लगभग 1500 साल पहले हुआ था, और इसके बनने के समय की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ज़ाहिर-सी बात है वो लोग जो लोग भी मतलब कि इस तरह की चीज़ें बनवाया करते थे ना, उस पे कुछ ना कुछ अभिलेख जो है लिखवा दिया करते थे। तो ठीक है, ध्यान से देखिए कि इसके बनने के टाइम की जो जानकारी है वो हमें इस पर खुदे हुए अभिलेख से जानकारी में मिलती है, जहाँ पे चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, ठीक है। चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो कि माना जाता है कि संभवतः गुप्ता वंश से संबंधित रहे होंगे, ठीक है। तो गुप्ता वंश के बारे में भी हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे। समुद्रगुप्त याद आ रहा है कि नहीं? बीड़ा बजाता हुआ शासक चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि आज से 1500 साल पहले वर्तमान के कुतुब मीनार परिसर में स्थित दिल्ली के मेहरौली का लौह स्तंभ जो कि आज से 1500 साल पहले बनवाया गया था, उस पे एक अभिलेख मिला हुआ है, और उस अभिलेख में लिखा हुआ है चंद्र, जो कि माना जाता है कि हो सकता है ये गुप्ता वंश के शासक चंद्रगुप्त रहे होंगे, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं? इतना ही लिख लीजिए। आगे देखिए
कह रहे हैं आश्चर्य की बात तो ये है कि इतने वर्षों में भी इसमें जंग नहीं लगा। ठीक है, अब जैसे अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो तो आपको नोट्स में क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखिए केवल और केवल लौह स्तंभ। ठीक है, मैं आपको एकदम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊँ ये बता रही हूँ। इसके आगे फौरन यहाँ लिखिए दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, और यहाँ कुतुब मीनार। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा महरौली, दिल्ली, कुतुब मीनार। अब एक बार हमारे साथ पढ़े हुए हैं तो फटाक से दिमाग में कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसका जो है आप मीटर लिखना चाहें तो 7.2 मीटर, और वजन फौरन यहीं पे लिख लीजिए 3 टन से भी ज़्यादा वजन। ठीक, उसके बाद आज से 1500 साल पहले निर्माण, और यहाँ पे अभिलेख, यहाँ लिखिए अभिलेख, और अभिलेख में चंद्रगुप्त या चंद्र, बस इतना। फिर उसके बाद जंग नहीं लगा है, ये याद रख लीजिए। मतलब इतना जो बड़ा सा आपको, इतनी बड़ी सी जो जानकारी दी गई है, इसको आप मात्र 3 से 4 लाइन में, लाइन भी क्या कहेंगे, 3 से 4 बुलेट पॉइंट में मतलब ख़त्म कर सकते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स, जो कि बाद में रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये हमने देख लिया लौह स्तंभ के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, स्तूप से संबंधित जो चीजें हैं उसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं द इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर व्हाट इज अ धातु मंजूषा। ठीक है, यानी कि स्तूप वास्तुकला के संदर्भ में आपको बताना है कि आखिर ये धातु मंजूषा क्या थी। तो स्तूप क्या होते हैं, अगर ये पता होगा तब तो फिर आप जानेंगे कि मतलब कि ये क्या होगा धातु मंजूषा वगैरह। अभी हम लोग देख लेंगे फिलहाल के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ये जो स्तूप होते हैं इनको कहा जाता है टीला। क्या कहते हैं, टीला कहते हैं। सामान्यतः आप देखेंगे कि भगवान, मतलब कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें एक तरह से ना मकबरा टाइप का आप समझ लीजिए। तो बहुत इजी लैंग्वेज में अगर आपको हम बताएं तो ये मकबरा टाइप का है। जैसे ताजमहल क्या है, मकबरा है, तो वैसे ही समझ लीजिए जो स्तूप होते हैं ना वो मकबरा होते हैं। इसमें किसी ना किसी, या तो भगवान बुद्ध की या फिर उनके किसी जो मतलब शिष्य वगैरह हैं उनसे संबंधित कोई मतलब धातुओं के अवशेष, या फिर उनके बॉडी का ही कोई अवशेष यहाँ पे रख करके उसके ऊपर ना टीला बनाया जाता था, उसी को कहा जाता था स्तूप। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति हैं, कोई पवित्र आत्मा है, तो फिर वो पूजा का स्थल बन जाता है। ठीक है, तो स्तूप क्या हो जाता है, पूजा के स्थल हो जाते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से भी हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे, पहले इसका उत्तर जानिए। कह रहे हैं कि स्तूप के चारों ओर का वृत्ताकार पथ, यानी कि जहाँ पे हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं, क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कह रहे हैं बुद्ध या उनके अनुयायियों के शारीरिक अवशेष रखने वाला एक छोटा डिब्बा होना तो यही चाहिए। कह रहे हैं कि स्तूप का प्रवेश द्वार, उसको तो तोरण कहेंगे। कह रहे हैं कि द स्टोन कार्विंग ऑन द रेलिंग, यानी वेदिका पर की गई पत्थर की नक्काशी, ये नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, कि भगवान बुद्ध या उनके जो शिष्य या अनुयायी हैं उनके शारीरिक अवशेष रखने वाला एक छोटा डिब्बा जो है वो क्या कहलाता है, धातु मंजूषा कहलाता है। इसको हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं। तो यहाँ देखिए हेडिंग दी हुई है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ठीक है, यहाँ देखिए आपको बहुत स्पष्ट लैंग्वेज में बताया गया है कि हमारे शिल्पकारों की जो कुशलता है ना, इसका जो नमूना है वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, स्तूप जैसे जो आर्किटेक्चर है उसमें। ठीक है, तो स्तूप का सबसे पहले तो आपको शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि टीला होता है। ठीक है, टीले जो है ये कभी कभी गोल या फिर लंबे या किसी और छोटे या बड़े आकार के हो सकते हैं। मतलब अगर आपसे कहें कि केवल गोल आकार के होते हैं तो फटाफट आप उसको रॉन्ग करिएगा। वैसे भी अगर मतलब कि सीटेट में कहीं पर भी केवल शब्द दिया हुआ है तो आप इसको फौरन अलर्ट हो जाइए, केवल वाले स्टेटमेंट सामान्यतः रॉन्ग ही होते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इन सब में प्रायः आपको एक समानता देखने को मिलेगी, और वो क्या है, वो है कि ये जो स्तूप होते हैं इनके भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में भगवान बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष, जैसे दांत हो सकता है, हड्डी हो सकती है, राख हो सकती है, या फिर उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई वस्तु या कीमती पत्थर अथवा सिक्के वगैरह हो सकते हैं, वो रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ घरों गाँव में ही आप देखिए क्या करते हैं, जो टीले वगैरह बनवा दिए जाते हैं वो कैसे बनवाए जाते हैं, या तो वहीं पे डेड बॉडी को दफन कर दिया जाता है तो वहाँ बन जाता है, या फिर क्या काम करते हैं, जैसे गंगा जी इसमें ले गए। मैं अपने हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ वैसे इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने उनके यहाँ भी देखा हुआ है कि वो लोग हमारे यहाँ, हमारे गाँव से मतलब हमारे घर से थोड़ी दूर पे कब्रगाह है, तो वहाँ पे लोग जात के बस वैसे ही दफना देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर शायद उन लोगों के यहाँ या तो हो सकता है ना हो परंपरा टीला उला बनवाने की, या जो भी मैटर हो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं पूछूंगी, मेरे मन में आया है तो मैं भाई साहब लोगों से पूछ जरूर लूँगी कि आखिर क्या है इसके पीछे का लॉजिक है। फिलहाल के लिए मैं हिंदू धर्म का बताती हूँ। तो हम लोगों के यहाँ क्या करते हैं, अगर डेड बॉडी है तो उसको ही वहीं पे दफन करके उसके ऊपर थोड़ा सा चबूतरा टाइप को बनवा देते हैं, या फिर अगर गंगा जी स्नान करने गए वहाँ से उनकी राख वगैरह लाए, तो अभी भी इस तरह की चीज़ें हैं कि
खेत में या कहीं पर भी जहाँ पे दादाजी या बाबा जी ने कहा रहा होगा कि हमको यहीं पे रखना, तो वहाँ पे रख करके थोड़ा सा ऊंची मज़ार टाइप का बना देते हैं, ठीक है। तो ये सब ना, ऐसा नहीं है कि केवल भगवान बुद्ध के ही बारे में ही मतलब कि एग्जैक्ट पॉइंट है, नहीं, आज भी हम लोगों के यहाँ भी इस तरह की चीज़ें, जैसे मेरे पड़ोस के जो बाबा जी थे, उनके साथ यही हुआ है। उनके बच्चे जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको वहाँ पे दफना करके उसके ऊपर ना चबूतरा टाइप का बनवा दिए, ठीक है। हालांकि मेरे पापा ने तो बाबूजी की मूर्ति ही बनवा के रख ली है। तो इस तरह की जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो लोग अपना फॉलो करते रहते हैं। तो ये सब अपने अपने धर्म की बातें हैं। वही चीज़ यहाँ भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब भगवान बुद्ध बहुत ज़्यादा नामी व्यक्ति थे। नामी का मतलब है उनको फॉलो करने वाले लोग बहुत थे, उनके पास भक्तों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी। तो उनके संबंधित या उनका खुद का या फिर उनसे रिलेटेड जो उनके शिष्य वगैरह रहे हैं, कोई भी वस्तु वहाँ पे रख करके उसके ऊपर टीला बनवा दिया गया। और भाई पैसे वाले लोगों ने बनवाया है तो टीला इतना बड़ा बनवा दिया है कि आप उसमें प्रदक्षिणा वगैरह कर सकते हो, मतलब एकदम भव्य आलीशान मंदिर जैसा बनवा दिए हैं। वो बात की बातें हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए धातु मंजूषा को आप याद रखना कि एक छोटा डिब्बा जिसमें बुद्ध या उनके जो मतलब कि अनुयायी हैं, उनसे रिलेटेड कोई वस्तु हो सकती है या उनके बॉडी का कोई अवशेष हो सकता है, उसको रख करके उसके ऊपर जो स्तूप बनवाया जाता है उसी को हम लोग कह देते हैं धातु मंजूषा, ठीक है। तो स्तूप दूसरी चीज है, धातु मंजूषा क्या है, वो छोटा डब्बा है, ठीक है, जिस डब्बे में बुद्ध के या फिर उनके अनुयायियों के अवशेष रखे गए हैं, ठीक है। तो ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे को हम लोग क्या कह देते हैं, धातु मंजूषा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इसे धातु मंजूषा कहा जाता है। और जो स्टार्टिंग के स्तूप थे उनको कह रहे हैं कि धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला हुआ करता था। बाद में ये टीले ईंटों से ढक दिए गए और उसके भी बाद के काल में देखिए गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। मतलब धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई हैं। फिर आगे आपसे बता रहे हैं कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए क्या किया जाता था, एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो स्तूप है, देखिए ऐसा टीला बना हुआ है, इसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने के लिए पथ बनाया गया है कि नहीं, तो वही है, प्रदक्षिणा करने के लिए पथ बनाया जाता था। प्रदक्षिणा या परिक्रमा जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो जब आप घूम रहे हैं चारों ओर, प्रदक्षिणा पथ का मतलब क्या हुआ कि जहाँ मतलब कि उस एरिया को हम लोग प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जिस एरिया में हम लोग गोल गोल घूम करके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और कहते हैं भगवान जी की हम परिक्रमा कर रहे थे। मैंने आपको बताया हुआ था जब मैं ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रही थी कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो परिक्रमा करती है किसकी, सूर्य की। तो वैसी ही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। हम लोग भी अपने हिंदू धर्म में क्या करते हैं, मंदिर का जाकर के परिक्रमा करते हैं। तो जिस मतलब कि मार्ग पे यानी जिस पथ पे आप परिक्रमा कर रहे हो ना, वही प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। तो इसी को आप बौद्ध धर्म से समझ लो कि स्तूप में वो मार्ग जहाँ से आप परिक्रमा कर रहे हो वही हो जाएगा प्रदक्षिणा पथ। ये तो एकदम ईजी सा है ना। चलिए आगे देखेंगे। और भाई कहीं ऐसा ना हो कि प्रदक्षिणा करते करते आप कहीं और चले जावें, गिर वर जावें तो इसलिए वहाँ पे रेलिंग वगैरह बना दिया जाता था। हो सकता है इसके पीछे का कंसेप्ट कुछ और हो, लेकिन आप याद रखें, इसके लिए आप यही समझ लीजिए कि जैसे हम लोग छत वगैरह बनवाते हैं ना, तो छत के मतलब कि ऊपर क्या करते हैं, रेलिंग लगवा देते हैं। अगर सपाट छत रहे, पता चला कोई छोटा बच्चा है घर में, वो जाके गिर पड़ेगा, तो हम लोग रेलिंग क्यों लगवाते हैं, सेफ्टी के लिए भी लगवाते हैं। बाकी सुंदर जो लगता है वो बात की बात है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, याद रखिएगा कि रेलिंग लगवा दिया जाता था प्रदक्षिणा पथ के किनारे किनारे। और इस रेलिंग को क्या कहते थे, वेदिका कहा जाता था, ठीक है। तो अंग्रेजी में जो हम लोग रेलिंग कह रहे हैं, जब स्तूप से वो संबंधित पॉइंट आएगा तो उसे हम लोग वेदिका कह देंगे। बात तो एक ही है। वेदिका में क्या होते थे, प्रवेश द्वार बने होते थे। अब पता चला वेदिका में प्रवेश द्वार है ही नहीं है, तो आप जाएंगे कैसे परिक्रमा करने के लिए, तो प्रवेश द्वार का होना तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। आगे देखिए, रेलिंग तथा तोरण ये प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से बनते थे, ठीक है। तो रेलिंग क्या है, वही जो वेदिका है उसको हम रेलिंग कह रहे हैं। और प्रवेश द्वार देखिए, ये देखिए ये स्तूप है, इस स्तूप का ये देखिए प्रवेश द्वार है। और इस प्रवेश द्वार पे आपको बहुत सुंदर सुंदर जो पेंटिंग है, पेंटिंग इट मीन्स मूर्ति जो है बनी हुई मिल जाएगी, छोटी छोटी, ठीक है। ये देखिए कितना प्यार से बना हुआ है। स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो हम उसमें क्या ही कर सकते हैं और ये स्तूप कौन सा है, तो ये सांची का महान स्तूप है जो कि अभी एमपी में है, ठीक है।
यहाँ देखिए इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा और इसमें ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने में हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्टली यही पूछ लें कि सांची का जो मतलब कि स्तूप है वो है कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश। और इस तरह के स्तूपों में ईंटों का प्रयोग किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो याद रखिएगा अशोक के टाइम पीरियड में हुआ है। फिर देखिए कह रहे हैं रेलिंग यानी कि वही जो वेदिका है और जो प्रवेश द्वार यानी कि तोरण है, इसके शासकों मतलब ये जो चीजें हैं ना, इसको बाद के शासकों के काल में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं कि ये जो स्तूप होते हैं, इन स्तूपों में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो याद क्या रखना है, तोरण याद रखना है, वेदिका याद रखना है, प्रदक्षिणा पथ याद रखना है, धातु मंजूषा, ठीक है। पॉइंट्स एकदम, जब भी अगर आप सपोज दैट नोट्स बना रहे हो तो आप क्या करिए, स्तूप लिखिए, फौरन यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखिए। एक तो लिखिए प्रदक्षिणा पथ, तो क्या है, जहाँ परिक्रमा करेंगे वो हो जाएगा। और वेदिका मतलब रेलिंग जो है लगी है वो। और धातु मंजूषा क्या है, तो मैंने बता ही दिया, वो छोटा डब्बा जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे गए हों। और तोरण क्या है, तो भैया जो प्रवेश द्वार है वो तोरण हो जाएगा। बस इतने में ही सिमट गया आपका ये पॉइंट स्तूप वाला। फिर देखिए यहाँ आपको कह रहे हैं कि आप चलो मानचित्र में अमरावती ढूंढो और पृष्ठ 105 पे भैया इन्होंने दिया हुआ है, मैंने दरअसल छोड़ दिया है क्या, मैंने देखा नहीं इन्होंने कहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकंड है। और चलिए रहने दीजिए, वो दूसरे चैप्टर का है, 105 नंबर का जो टॉपिक मतलब मैप है ना, वो दूसरे पेज में है, यानी कि शायद वो चैप्टर 10 में है। हाँ मुझे याद आ रहा है चैप्टर 10 में है, तो अभी उसको मैं दिखाने से रही। फिलहाल के लिए आप लोगों के पास जब ये पीडीएफ जाएगी तो आप लोग खुद से उसको देख लीजिएगा और उसमें मार्क कर लीजिएगा अमरावती, ठीक है। कहाँ पे है मैं ये आपको भले बता दे रही हूँ, आंध्र प्रदेश में है अमरावती, ठीक है। अब मैंने आंध्रा बता दिया है और आंध्रा कहाँ पे है, ईस्टर्न तट पे है, तो आप जा करके खुद से दो मतलब देख लीजिएगा कि किस जगह पे एग्जैक्टली लोकेट कर रही है अमरावती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमरावती में आपको जा करके ढूंढना है। और यहाँ पर भी एक समय में बहुत बढ़िया भव्य स्तूप हुआ करता था। आज से लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर जो है वो चित्र उकेरे गए थे। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि कई बार क्या होता था ना, पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कि अगर कहते हैं कि जो गुफाएं हैं वो ईंटों से बनाई जाती थी, तो नहीं, ऐसा नहीं है, पहाड़ियों को काट करके गुफाएं बनाई जाती थी। कई बार जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो गुफाएं हैं उनको चित्रों या फिर मूर्तियों के द्वारा सजा दिया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है और जो मंदिर बनाए गए हैं वो विष्णु, शिव, दुर्गा आदि जैसे देवी देवताओं से रिलेटेड है, ये भी आप याद ही रखिएगा। अब ये वही पॉइंट आ रहा है कि मंदिरों का सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग होता है वो गर्भगृह होता है। तो मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि गर्भगृह वही भाग है जो मतलब कि जहाँ पे मेन देवी देवता रखे जाते हैं। जैसे अगर भगवान शंकर का मंदिर है तो शंकर भगवान जिस जगह पे रखे जा रहे हैं, शंकर भगवान का जो शिवलिंग रखा गया है वही है गर्भगृह, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप इसी तरह से समझ लीजिए कि गर्भगृह जो धातु मंजूषा है उसको आप गर्भगृह मान करके बाकी सारे पॉइंट्स ऐसे ही समझ सकते हैं कि मंदिर जैसा ही है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। तो ऐसे ही सारे धर्मों में मान्यताएं लगभग एक ही जैसी हैं, थोड़ा सा ऊंच नीच के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखिए ये गर्भगृह क्या है, तो वही वही स्थान है जहाँ पे मुख्य देवी या देवता रखे जाते थे, उनकी मूर्ति रखी जाती थी। और इसी स्थान पर जो पुरोहित हुआ करते थे वो धार्मिक अनुष्ठान करवाने का काम करते थे और जो भक्त हैं वो खुद जाकर के पूजा वगैरह कर लेते थे। और गर्भगृह को भाई जाहिर सी बात है एक पवित्र स्थान है, तो पवित्र स्थान दिखाने के लिए क्या किया जाता था, भीतर गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण जो है वो किया गया। कुल मिलाकर के ये देखिए, ये सपोज दैट ये है उत्तर प्रदेश का भीतरगांव का मंदिर, ठीक है। ये मंदिर बना हुआ है, मंदिर के भीतर ये समझ लीजिए ये है गर्भगृह। अब गर्भगृह बन गया तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से वीआईपी तरीके से मंदिर बना दिया गया, ठीक है। आज भी देखिए ना उसकी भव्यता को दर्शाने के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गर्भगृह, उसको दर्शाने के लिए मंदिर का निर्माण किया जाता है कि नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है। आपने बहुत बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे, वर्तमान में भी लोग मंदिर जो है वो बनवाते ही हैं। तो वो कुल मिलाकर के एक तरीका है कि हाँ ये मंदिर बहुत भव्य है। और आजकल का जो कल्चर हो गया है, जितना भव्य मंदिर है उतने ही ज़्यादा लोग उसको देखने जाते हैं, उतने ज़्यादा दर्शन करने जाते हैं। गर्भगृह में कौन से भगवान है, इनकी कौन सी इंपॉर्टेंस है, क्या है, समझ में आता है कुछ नहीं। अगर बढ़िया वीआईपी मंदिर बना हुआ है तो फिर बस वही है बाकी इम्पॉर्टेंट जो होता है ना वो केवल और केवल गर्भगृह होता है, क्योंकि अंततः आपको पूजा केवल और केवल उस स्थान की करनी है, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आगे देखेंगे।
और फिर यहाँ देख लीजिए, ये जो ऊपर काफ़ी ऊँचाई तक मंदिर बनवाया जाता था ना, उसे क्या कहते थे? उसे शिखर कहा जाता। अब शिखर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ऊँचाई पे जो सबसे ऊँचा वाला स्थान होगा उसे हम लोग शिखर कह देंगे। फिर कह रहे हैं शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। ज़ाहिर-सी बात है, इतनी पुराने टाइम में लोग ये जो बना रहे थे, जब इतना ज़्यादा यंत्रीकरण भी नहीं हुआ था, तो बहुत सावधानी से तो काम करना ही पड़ता रहा होगा। कह रहे हैं अधिकतर जो मंदिर है ना, इनमें मंडप नाम की एक जगह हुआ करती थी और ये एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। आज भी आप देखिए, जैसे दुर्गा पूजा होता है ना, तो दुर्गा पूजा में क्या किया जाता है? मंडप बनाया जाता है, पंडाल लगवाया जाता है। तो वो क्या है? वो सभागार ही तो है। भगवान जी या दुर्गा माता तो एक जगह स्थित हैं, आप समझ लीजिए वो गर्भगृह है। बाकी जो स्थान है जहाँ पे भक्तगण आ करके जय माता दी कर रहे हैं, वो क्या है? वो मंडप ही तो है। वहाँ पे सभागार ही आप उसको कह सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी आप लोग सोच सकते हैं, जैसे ईदगाह में, मैंने ईदगाह देखा हुआ है, हमारे यहाँ है। दरअसल हमारे यहाँ ना हिंदू मुस्लिम बहुत सौहार्दपूर्वक रहते हैं, तो सभी एक दूसरे के धर्मों में, मतलब अगर आपकी आस्था है तो सर नवाने तो जा ही सकते हैं, तो मैंने देखा हुआ है। तो जहाँ पे वो ईदगाह में वो स्थान जिस साइड आप लोग मुँह करके रख, मतलब कि जिस अल्लाह की पूजा करते हैं, नमाज़ करते हैं, जो भी आप लोग करते होंगे, वहाँ पे क्या होता है कि उधर आप मुँह किए हुए हैं, लेकिन जिस फ़ील्ड में आप सब बैठ कर के नमाज़ अदा कर रहे हैं, वो सभागार ही तो हो गया ना। तो इस तरह से बस कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे दूसरे का धर्म है, उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो शब्द वगैरह बहुत कठिन लगते हैं कि हाय भगवान कैसे याद होगा। तो इस वजह से मैं कोरिलेट करके बता रही हूँ कि चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, मान्यताएँ लगभग एक ही जैसी हर जगह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? फिलहाल के लिए आगे देखते हैं कि ये मंडप क्या हुआ करते थे। तो याद रखिएगा, मंडप इट मीन्स सभागार, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, भगवान जी की पूजा किया करते थे। तो ये पॉइंट्स याद रहेंगे कि नहीं? क्योंकि ये सारे ना एक-एक पॉइंट, जैसे सभागार क्या है यही पूछ लेंगे, सभागार नहीं पूछेंगे, आपसे कहेंगे कि मंडप बताओ क्या होता है? तो आप सोच रहे हैं मंडप क्या होता होगा? जहाँ पे मतलब शादी-ब्याह करवाया जाता है, उसको भी मंडप कहते हैं, माड़ो कह देते हैं हम लोगों के यहाँ। तो क्या ये है क्या? तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिए, मंडप इट मीन्स सभागार हुआ करता। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद जो अन्य पॉइंट है वो भी बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वही मंदिर से ही संबंधित है, शब्दावली। इस तरह से शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं। कह रहे हैं कि मंदिर वास्तुकला से रिलेटेड निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थों के साथ आपको मिलान करना है। बहुत ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इतना सारा कथा हम लोग बाँच के आ रहे हैं ना। चलिए फटाफट देखिए, कह रहे हैं गर्भगृह और आगे लिखा है वो सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो चूँकि मिलान करना है, सही गलत तो करना नहीं है, इस वजह से सारे के सारे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब ये मिलान हो पाएगा। मंडप, फिर उसके बाद कह रहे हैं शिखर और उसके बाद प्रदक्षिणा पथ। ठीक है? ये सारे के सारे पॉइंट्स अभी बता के आ रही हूँ कि नहीं? बता के आ रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फ़ौरन इसको हम लोग मिलान करेंगे। गर्भगृह हमने बताया था, जहाँ वो स्थान जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति रखी जाती है। ठीक है? तो मुख्य स्थान जहाँ देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है, ये गर्भगृह हो जाएगा, अर्थात ए का जो है वो हो जाएगा 3। ठीक है? दूसरा क्या है? मंडप। तो मैंने बताया जहाँ पे लोग सभागार, यानी कि जहाँ इकट्ठा होकर के जय माता दी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जहाँ लोग इकट्ठा हुआ करते थे, अर्थात वो सभागार। तो 2 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है? फिर देखिए शिखर, तो अभी हमने बताया था कि गर्भगृह के ऊपर जो बनाया गया टीला होता है, यानी कि मंदिर जो है वो बनाया जाता है, वो क्या है? वो शिखर है, अर्थात इसका 3 का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 4। केवल एक बचा है प्रदक्षिणा पथ। तो भगवान जी को बीच में मान करके, केंद्र में, यानी गर्भगृह को केंद्र में मान करके जो हम लोग चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिक्रमा, अर्थात क्या हो जाएगा? देवी या देवता की परिक्रमा करने का जो पथ है, उसे हम लोग कह देते हैं प्रदक्षिणा पथ, अर्थात 2। तो 3142 इसका उत्तर होना चाहिए। फटाफट देख लेते हैं 3142 कहाँ पे है। 3 1 4 2, ये देखिए ऑप्शन ए में है। ठीक है? कितना इजी क्वेश्चन हो गया ना। अब अगर यही चीज़ आपने वहाँ से एनसीईआरटी में ना पढ़ा होता, तो आप सोच रहे होते यार सभागार क्या है, टीला क्या है, इसी में कंफ्यूज होते रहते। तो इस वजह से जब टॉपिक पढ़ लिया है तो क्वेश्चन तो 2 सेकंड का काम होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं कि सांची स्तूप के एक प्रवेश द्वार यानी तोरण की सजावट का खर्च किस समुदाय के द्वारा दिया गया था। ये अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इसमें आप देखिए हाथी दांत का काम करने वाले लोग जो है उनके द्वारा एक जो सांची का स्तूप है उसमें प्रवेश द्वार जो बनवाया गया है, जो कि तोरण जिसको कहा जाता है, उसकी सजावट का खर्चा दिया गया था। यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब एक बॉक्स बना करके उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। अभी देखते हैं हम लोग एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अब ये देखिए महाबलीपुरम का जो एकास्मिक मंदिर है, अब देखिए एकास्मिक मंदिर मतलब क्या होता है?
सामान्यतः वर्तमान का जो बनाने का मतलब स्टाइल है, उसमें क्या होता है, ईंट से ईंट जोड़ करके महल, भवन या मंदिर बनाए जाते हैं। लेकिन पहले जो मतलब कि पत्थरों से बनाए गए मंदिर हैं, उसमें क्या होता था कि बहुत बड़ा सा एक पत्थर है, ठीक है? उसी पत्थर को ऊपर से नीचे साइड तराश करके बनाया जाता था, और एक ही पत्थर, ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक पत्थर जोड़ा गया, बिल्कुल नहीं। एक पत्थर है, उसी एक पत्थर को ही तराश-तराश करके एकाश्मक मंदिर बना दिया जाता था। यानी कि एक पत्थर से बनाया गया मंदिर, एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया मंदिर, जिसको बनाने का काम क्या होता था, ऊपर से नीचे। और अभी जब हम लोग घर बनाते हैं तो पहले नींव बनाते हैं, नींव से फिर ऊपर जाते हैं, लेकिन एकाश्मक मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो ऊपर से नीचे, यानी कि सबसे पहले शिखर बनेगा, उसके बाद नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा। तो एकाश्मक मंदिर इट मीन्स केवल एक ही पत्थर से बनाया गया जो मंदिर होगा उसे हम लोग कहेंगे एकाश्मक मंदिर। तो इसका जो उत्तर है वो देखते हैं फटाफट। कह रहे हैं कि महाबलीपुरम जो है, इसमें एकाश्मिक मंदिर को एकाश्म यानी मोनोलिथ क्यों कहा गया है? तो कह रहे हैं वे एक ही प्रकार की ईंटों से बने हैं। पहली बात, ईंटों से नहीं बने हैं, पत्थर से बने हैं। दूसरा, इन्हें एक ही राजा ने बनवाया है, ऐसा नहीं है। फिर देखिए, कह रहे हैं प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। एकदम सही बात है, ठीक है। एक ही मंदिर, एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया विशाल मंदिर जो है, ये है कौन सा, महाबलीपुरम। यही कारण है उसे एकाश्म या फिर मोनोलिथ की संज्ञा दी जाती है। बाकी सारे पॉइंट्स रॉन्ग हैं, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये वाला मंदिर देख लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का भितरगांव है ना, यहाँ पे एक आरंभिक जो मंदिर बनाया गया है उसका नाम देखिए, इसे भितरगांव का मंदिर कहा भी जाता है। और ये आज से 1500 साल पहले बनवाया गया था, ठीक है। किससे बनवाया गया है? ईंट और पत्थर से, ठीक है, दोनों मिक्स है। यहाँ देखिए, ये है अपना महाबलीपुरम का मंदिर, जो अभी हम लोग देख के आ रहे हैं कि मोनोलिथ है, अर्थात एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया है। तो ये है क्या है, एकाश्मक मंदिर। यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। काटकर इट मीन्स तराश कर बनाया गया है। यही कारण है कि इसे एकाश्म या फिर मोनोलिथ की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। कह रहे हैं कि ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल ही भिन्न हुआ करते थे। ईंट से जो इमारतें बनती हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बनती हैं, ठीक है। यानी एक एक ईंट से दूसरी ईंट जोड़ करके जो मंदिर या भवन है वो बनते हैं। वहीं अगर आप देखें कि जब चट्टान को तराश करके, यानी एक ही चट्टान को तराश करके कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उसके लिए ना पत्थर जो है वो पहले ऊपर वाला हिस्सा बनेगा, फिर नीचे वाले हिस्से बनते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ आपको एक और चीज़ दिया गया है, और ये है ऐहोल, ठीक है। कहाँ पे है ऐहोल? मेरे ख्याल से कर्नाटक में होना चाहिए। यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है जो कि आज से 1400 साल पहले बनाया गया था। याद रखिएगा कि जो भी मतलब कि एकाश्मक मंदिर बनाने वाले लोग रहे होंगे, उनके लिए मंदिर बनाना आसान नहीं रहा होगा, बहुत मतलब कठिन काम रहा होगा। तो अनेक तरह की जो समस्याएं हैं उसका सामना उनको करना ही पड़ा होगा, ये तो हम सब समझ ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये याद रखिएगा, हाँ, ये जो मंदिर है ये भैया कर्नाटका का ऐहोल मंदिर है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ऐहोल मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और कब बना था? तो आज से 1400 साल पहले बना था, और दुर्गा मैया का मंदिर है, ठीक है। हो सकता है आपसे कहें कि जो ऐहोल कर्नाटक का मंदिर है वो भगवान शिव का है या फिर विरूपाक्ष मंदिर है। तो याद रखिएगा, भगवान जी का नहीं, देवी माता का मंदिर है। और कौन सी देवी माता है? दुर्गा माता, ठीक है। यहाँ देखिए, स्तूप वगैरह कैसे बनाए जाते थे उसके बारे में आपको क्वेश्चन मतलब पॉइंट दिया है कि स्तूप या मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे। कह रहे हैं कि स्तूपों तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई सारे स्टेजेस आते थे, कई सारी अवस्थाएं आती थी। इसके लिए बहुत सारा धन भी खर्च होता था। आज देखिए, आज ही जब आप मंदिर बनवाते हैं तो कितना सारा खर्चा लग जाता है। इवन आप अभी वर्तमान का एकदम ताज़ा ताज़ा नागर शैली में बना हुआ भगवान राम का जो अयोध्या का मंदिर है उसके बारे में देखिए, रिसर्च कीजिए, कितना ज़्यादा खर्चा उसमें आया है, ठीक है, करोड़ों में खर्चा आया है। तो मंदिर बनवाने में सिर्फ और सिर्फ केवल मतलब कि यही कठिनाई नहीं होती कि उसको बनाना बहुत मुश्किल है, नहीं, इसके साथ साथ आप देखिए बहुत ज़्यादा धन भी खर्चा होता है। आगे देखिए, कह रहे हैं इसलिए ये जो बनाने का काम है ना वो आमतौर पर राजा रानी ही किया करते रहे होंगे। अब गांव का जो मैकू लोहार है वो बेचारा कहाँ इतना पैसा पाएगा कि मंदिर बनवा दे, तो उसके बस का नहीं है ना, राजा रानी ही ये सब काम कर सकते थे। कह रहे हैं कि पहला काम क्या हुआ करता था कि भाई कोई अच्छे किस्म का पत्थर खोजो। अब पता चला आप ऐसा कोई पत्थर लाए जिसको एक छेनी हथौड़ी से मारे पत्थर ही चूर चूर हो गया, तो तब भी नहीं बन पाएगा। तो पहले तो आपको बढ़िया क्वालिटी का पत्थर ही खोजना पड़ेगा ताकि उसको तराशा जा सके, ठीक है। आगे देखिए, और उसके बाद उसको पत्थर को निकालना कहाँ से है? तो शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर जो शिलाखंड है उसको पहुंचाना, ये भी एक अपने आप में टफ काम हुआ करता था। यहाँ पत्थर को काट छांट कर तराशने के बाद
खंभे के दीवारें और चौखटे, फर्श तथा छतों का जो आकार वगैरह है वो दिया जाता था। अब आप सोचिए पहले कि एक ही आपके पास पत्थर है, उसी में आपको भगवान भी बनाने हैं, उसी में आपको भवन मतलब कि भवन भी बनाना है, उसी में पिलर भी बनाना है, उसी में मतलब सारा उसी में प्रदक्षिणा पथ वगैरह भी बन जाना है। तो ईज़ी नहीं था। आप सोच के देखिए कि कितना कठिन काम रहा होगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना और ही मुश्किल काम हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ना आपको एक मंदिर दिया गया है जो कि ये उड़ीसा का मंदिर है। और उड़ीसा का कौन सा मंदिर है? क्या भगवान बुद्ध का मंदिर है? बिल्कुल नहीं, जैन मंदिर है। कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है उड़ीसा का। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो जैन मठ है ये एक पहाड़ी को खोद कर बनाया गया 2 मंजिली इमारत है। समझ रहे हैं? एक पहाड़ी को खोद कर बनाया गया 2 मंजिला इमारत है। और कह रहे हैं कि कमरे के प्रवेश द्वार, ये जो कमरे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए, ये जो कमरे हैं ना, इसका कह रहे हैं इसके प्रवेश द्वार को आप ध्यान से देखिए। इसमें जैन भिक्षु रहा करते थे और ध्यान मनन किया करते थे। ठीक है, आगे देखिए। ये एक सिक्का मिला है, सिक्के जैसा आपको दिख रहा है। कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से ये एक मूर्ति का चित्र है। आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया जो मतलब कि चित्र है वो कहाँ। नहीं, ऐसा नहीं पूछेंगे। पूछेंगे कि एक मूर्ति का जो चित्र है वो कहाँ पे रखा गया वर्तमान में। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अब इसको स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं वो लोग। यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि इस तरह के जो शानदार ढांचे हैं इसका निर्माण करने वाले शिल्पकारों को बहुत सारा जो धन है वो तो ज़्यादातर कौन देगा? राजा रानी ही देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, और भी लोग दिया करते थे। कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त ये जो स्तूप वगैरह हैं और साथ में जो मंदिर है उस पे देखिए चढ़ावा आता है। जब आप मंदिर जाते हैं ना तो भगवान जी को चढ़ा के आते हैं कुछ पैसा वैसा। ठीक है, तो वो जो पैसा मतलब कि आ रहा है, अगर उसको बहुत लोग भ्रष्टाचार में नहीं बर्बाद कर रहे हैं, अपने खर्चे में नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब खर्चवा कहाँ जाता है? पैसा इसी भगवान जी के मंदिर को ही बनाने में, उसके परिसर को और सुंदर बनाने में ही खर्च किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि आने वाले जो भक्त हुआ करते थे ये लोग अपने साथ गिफ्ट लाते थे और साथ में पैसा वगैरह भी चढ़ाया करते हैं। आज भी लोग चढ़ाने जाते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ देखिए एक पॉइंट दिया है कि जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक ने मतलब श्रमिक संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्चा दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सांची का जो स्तूप है, अभी हमने देखा था सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही था ना ये वाला स्तूप। देखिए कहाँ गया? ये देखिए, ये देखिए सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस स्तूप का जो तोरण है, तोरण मतलब होता है प्रवेश द्वार। ध्यान से फिर से देख लीजिए, कहाँ चला गया चित्र? ये देखिए, ये जो है ना ये है तोरण, इसी को हम लोग कहते हैं प्रवेश द्वार। इसको बनाने के लिए यहाँ आपको एक पॉइंट दिया गया है कि इसको बनाने या इसको अलंकृत करने के लिए इसका एक खर्चा जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो हाथी दांत का काम करने वाले जो श्रमिक यानी मजदूर का वर्ग हुआ करता था उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहे हैं इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले जो व्यापारी हैं वो भी मतलब पैसा दिया करते थे। जो फार्मर्स वगैरह थे यानी कृषक, वो भी पैसा देते थे। माला बनाने वाले अर्थात जो माली वर्ग के लोग थे, इत्र बनाने वाले यानी कि जो सेंट वगैरह बनाते हैं वो, लोहार सुनार, मतलब कुल मिलाकर के हर वर्ग के लोग जो है वो दान दक्षिणा दे करके तोरण द्वार का जो अलंकरण वगैरह है वो करवाया करते थे। हाँ, मजबूत जो पैसा है ना, मोटी जो रकम है वो राजा रानी या राज्य की तरफ से मिला करती थी। ठीक है, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऐसे कई सारे स्त्री पुरुष इसमें शामिल रहे हैं जिनका नाम आज भी खंभों, रेलिंग और दीवारों पे खुदे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे यही चीज़ रहता है कि आपका नाम अमर रहेगा। आप ये चीज़ बनवाइए। अभी भी आप देखिए, मंदिर जब बनती है ना तो उसके नीचे लिखवा दिया जाता है कि इनके द्वारा बनवाया गया है, इन्होंने ये पॉइंट इसमें करवाया हुआ है। तो कहाँ से आ रहा है? यही सब पुराने ज़माने से ही ये सारी परंपराएं चली आ रही है। आज कोई नया नया नहीं खोजा गया है। ठीक है, आगे देखिए। फिर यहाँ चित्रकला के बारे में है, लेकिन चित्रकला स्टार्ट करने से पहले एमसीक्यू देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ साथ हाइप कर दिया करिए। ठीक है, लाइक करने का एक ऑप्शन आता है, इसके साथ साथ थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो हाइप करने का ऑप्शन आता है, उसको आप हाइप कर दीजिए। उसमें आपका कोई पैसा नहीं जाएगा। हाँ, हमें थोड़ा पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे एक हाइप करेंगे आप तो 3,500 नहीं 3,300 ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो हाइप करने का मतलब हुआ
कि हमारी जो वीडियो है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी की वीडियो है, ये आप लोग यूट्यूब को संकेत कर रहे हैं। तो इससे यूट्यूब अन्य लोगों के पास भी हमारी जो वीडियो है उसका रिकमेंडेशन भेजता है। और अगर आप लोग नहीं शेयर करना चाहते तो बस हाई ही कर दिया करिए, अपने आप ही यूट्यूब को लगेगा कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, बच्चों के काम की है, तो वो अपने आप ही लोगों को भेजता रहेगा। तो आपका ये जो शेयर करने वाला काम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हाइप ज़रूर कर दिया करिए, कुल मिला के इतनी सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है अजंता की चित्रकला से ही संबंधित है। कह रहे हैं अजंता की चित्रकला के संबंध में स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है, आपको सही उत्तर बताना है। पहला देखिए, कह रहे हैं अजंता की गुफाओं में अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए जाते थे। अब जाहिर सी बात है उस टाइम पे बिजली का बल्ब तो था नहीं कि फौरन जो है बत्ती जलाई और पूरा कमरा एकदम वाइट वाइट हो गया, तो ऐसा तो था नहीं। तो जाहिर सी बात है कि मसालों की रोशनी से ही बनाया करते थे लोग। कह रहे हैं कारण क्या है कि गुफाओं के अंदर जो है भाई अंधेरा हुआ करता था, क्योंकि उन्हें चट्टानों को काट कर बनाया गया है। एकदम सही बात है। तो कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन ए, यानी कि बोथ आर करेक्ट, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी ये कर ही रहा है। यहाँ एक कहानी दी गई है कोवलन और कनगी की कहानी। ये आपसे पूछ रहे हैं किस तमिल महाकाव्य से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोवलन और कनगी की कहानी। इसमें आप देखेंगे कि ये जो कोवलन है एक व्यापारी रहता है, कनगी इनकी पत्नी रहती है। लेकिन भैया जिसके पास पैसा रहता है ना उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। हुआ क्या कि जो कोवलन है ये एक माधवी नाम की महिला से, और वो भी शायद वेश्या टाइप की महिला थी, उनके प्रेम जाल में फंस जाते हैं। और जब तक इनके पास पैसा रहता है तब तक इनको माधवी खूब भाव देती रहती है। एक टाइम बाद ये जो है इनके पास सारा पैसा जब ख़त्म हो जाता है तो आप देखेंगे कि जब आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, ऐसे बहुत सारे पुरुष आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे। जब तक जवानी रहती है, जब तक पैसा रहता है, तब तक वो यहाँ वहाँ मुंह मारते रहते हैं, और अंत में जब कोई उनके पास नहीं रहता है तो अपनी पत्नी के पास आते हैं, ठीक है। तो वही इनके साथ भी हुआ। जब तक इनके पास पैसा था, रूप था, सौंदर्य था, तब तक तो ये माधवी के प्यार में पागल हुए पड़ते थे। लेकिन जब इनके पास खत्म हो गया पैसा वैसा तो माधवी ने इनको भी लात मार के भगा दिया कि चलो तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। तो इनके साथ यही हुआ थी, ये अंत में गए कनगी के पास। कनगी इनकी पत्नी थी। अब भाई पत्नी है, प्रेम किया करती थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरे पास चांदी की एक जोड़ी पायल है और काफ़ी कीमती पायल है। एक काम करिए, आप ये पायल का एक जो है पीस ले जाइए और इसको बेच के लाइए, हम लोग अपना कोई नया व्यापार स्टार्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुल मिला करके गुजर बसर करने भर की तो ज़िंदगी कट ही जाएगी। तो इन्होंने क्या काम किया भाई, ये गए उसको लेकर के मदुरै शहर गए कि चलो यहीं पे बेचेंगे, अच्छा खासा इसका पैसा मिल जाएगा। और उस टाइम पे हुआ ये कि मदुरै शहर की जो महारानी थी ना, उनकी एक पायल जो कि सेम उसी टाइप की थी वो गायब हो गई थी। अब जब उनकी पायल गायब हो गई तो जाहिर सी बात है महारानी की पायल गायब हुई है तो सारा का सारा राज्य उसी में जुड़ जाएगा कि ढूंढो कहाँ गया। और उसी समय पे ये भी पहुंचे थे, इनके हाथ में सेम वही पायल थी। लोगों ने समझा कि बस यही चोर है, इनको ले गए राज दरबार में, इनको चोर साबित कर दिया गया। और चोर साबित कर दिया गया तो फांसी पे लटका दिया गया। फांसी पे लटका दिया गया, कुल मिला के इनकी मृत्यु हो गई। कनगी को बेचारी को कैसे जैसे तैसे पता चला, वो आई, देखी कि ये तो क्या हो गया, अन्याय हो गया, हमारी तो हंसती खेलती ज़िंदगी पहले ही उजड़ चुकी थी, जो कुछ बची बचाई थी एक बार रिस्टार्ट करने का समय आया तो राजा ने ही सब कुछ छीन लिया। तो उस समय ना कनगी बहुत क्रोधित हुई, और इस तरह की बातें की जाती हैं कि कनगी ने क्रोध में इस तरह से मदुरै शहर की तरफ देखा कि मदुरै शहर में आग लग गई, पूरा तहस नहस हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है। तो ये एक कहानी है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कहानी है जिसका नाम क्या है, कोवलन और कनगी की कहानी, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, क्या मणिमेखलाई या फिर शिल्पादिकारम या महाभारत या मेघदूतम। ध्यान रखिएगा ये कहानी आपको देखने को मिलती है शिल्पादिकारम में, ठीक है। तो इलांगो आदिगल के द्वारा लिखी गई है, और कौन सी लैंग्वेज में है, दक्षिण भारत में लिखी गई है, तो तमिल लैंग्वेज की है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक। ये जो मणिमेखलाई है ना, ये भी इन्हीं लोगों से ही रिलेटेड कहानी है। जो माधवी है इनकी एक बेटी होती है इन्हीं किनके कोवलन से, तो उससे संबंधित कहानी है, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शिल्पादिकारम। ये कहानी भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है भैया अपना चित्रकला, ठीक है। चित्रकला में ये देखिए अजंता के चित्र आपको दिखाए गए हैं, आप इनको देखिएगा खुद से चित्रों को। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि जो अजंता है, आप मैप में जा करके ढूंढना, ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है या फिर पश्चिम बंगाल में, ढूंढ करके मुझे कमेंट करना, तो मैं देखूँ तो आप लोगों ने ढूंढा कि नहीं। तो देखिए जो अजंता है उसके बारे में कह रहे हैं कि आप जाके इनको मैप में ढूंढना। और ये वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई सारी गुफाएं खोदी गई, ठीक है। कह रहे हैं इसमें से ज़्यादातर जो बुधाएं मतलब की गुफाएं हैं वो भगवान बुद्ध अर्थात बौद्ध भिक्षुओं से ही संबंधित हैं।
और इनमें कुछ जो चित्र हैं इनको जो है सजाया गया है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, जैसे गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश जो चित्र बनाए गए हैं वो मशालों की रोशनी में बनाए गए। मशाल मतलब समझ रहे हैं, वही एक लाठी ले लिए, लाठी में कोई मतलब मोटा सा कपड़ा बांध लिए, उसी कपड़े को जला दिए, वो मशाल टाइप का हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो चित्र है ना, इनके रंग देखिए आज 1500 साल हो गए बावजूद इसके धुंधले नहीं हुए हैं, रंग उधद्ध नहीं हुई गायब जी। जैसे हम लोग कोई कपड़ा खरीदते हैं, वो 2-3 महीने में उसके कलर का अता पता नहीं रहता है। तो वही पॉइंट बता रहे हैं। इवन घर पेंट करवा के आप देखिए, घर पेंट जो करवाया जाता है, मतलब मेरे ख्याल से मैंने देखा हुआ है मेरे आस-पास में जो लोगों के घर पेंट हैं, 1 डेढ़ साल में उसका कलर एकदम अपनी औकात दिखा देता है। ठीक है? तो वही चीज़ है कि आज बताइए 1500 साल बाद भी ये कलर जो है चमकदार बने हुए हैं। और ये रंग बनाए किससे जाते थे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पौधों और खनिजों के द्वारा। ठीक है? और जो महान कलाकार इन चित्रों को बनाए हैं वो बेचारे लापता हैं, मतलब इन्होंने अपना नाम वाम नहीं छोड़ा हुआ है कि देखो मैंने बनाया हुआ है, याद रखना तुम। ठीक है? आगे देखिए, पुस्तकों की दुनिया। तो ये देखिए वही वाली कहानी है, जैसे मैंने बताया कि जब उनके पास कुछ नहीं रह गया कोवलन के पास, तो ये लोग कहाँ गए हैं, तो पुहार में पहले रहा करते थे। पुहार एक बंदरगाह है, मैंने बताया हुआ है। कमेंट करके बताइए कहाँ का बंदर क्या है, वो ईस्टर्न तट पे है, वो वेस्टर्न तट पे है, किस साइड है। पता चला आप पिछला वाला कुछ रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, आगे हम आपको बताते जा रहे हैं तो फिर कुछ लाभ नहीं होगा। तो बताइएगा कि पुहार जो बंदरगाह है वो किसका था और किस तट पे है, ईस्टर्न तट पे या वेस्टर्न तट पे। तो ये लोग जब मदुरै चले गए तो कुल मिला के वही सारी कहानी है। यहाँ पे आपको शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन दिया गया है कि कैसे बेचारी विलाप वगैरह कर रही है, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ देखिए एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई, जो कि आज से करीब 1400 साल पहले लिखा गया था। शीतले सतनार कवि के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, और कह रहे हैं कि ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई हैं, लेकिन इनकी पांडुलिपियों को दोबारा लगभग 100 साल पहले खोजा गया है। इन सब चीज़ों को याद रखना। कालिदास के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। इनके बारे में हमने इसके पहले की वीडियो में देखा हुआ था कि इनके जो नाटक वगैरह है ना, उसमें ब्राह्मण जो अन्य वर्ग हुआ करते थे वो तो संस्कृत बोलते थे, जबकि आम जनता और जो महिलाएं थी वो प्राकृत बोला करती थी। ये क्वेश्चन खूब बनता है। यहाँ आपको मेघदूतम के बारे में बताया गया है कि जो मेघदूतम है, इसमें मेघ को यानी कि बादल को अपने संदेश वाहक के रूप में एक प्रेमी के द्वारा भेजा गया है अपनी प्रेमिका के पास, उसी का वर्णन है, आप ये सब देखना। ठीक है, यहाँ देखिए पुरानी जो कहानियाँ हैं इनका संकलन और संरक्षण कैसे हुआ वो बातें लिखी गई हैं। कह रहे हैं हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई, और इन्हीं टाइम पीरियड में जो पुराण हैं वो भी लिखे गए, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्राचीन होता है, तो पुराण यानी कि पुराना अर्थात प्राचीन, ये तो याद ही रहेगा। कह रहे हैं कि यहाँ देखिए पुराणों में भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे जो देवी देवता हैं इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। आप देखिए कि जो अधिकतर पुराण है ना वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जहाँ आप देखिए ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद हैं, हमारे जो वेद हैं वो बहुत कठिन एकदम संश्लिष्ट संस्कृत में लिखे गए हैं, वहीं जो पुराण हैं वो सरल भाषा में लिखे गए हैं। सरल इट मीन्स क्या, हिंदी में लिखे गए हैं? नहीं, सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। और एक बात आपको याद रखना है, जो पुराणों से खूब क्वेश्चन बनता है कि स्त्रियां और शूद्र, ठीक है, शूद्र कौन है पहले भी बताया हुआ है, तो महिलाएं और शूद्र माने जाने वाले जो लोग थे ना, उनको भी वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण सुनने की अनुमति थी। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि यद्यपि वे लोग वेद यानी कि जो हमारे 4 वेद हैं उनको तो नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन वे पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है, और पुराणों का जो पाठ है वो मंदिर में पुजारियों के द्वारा किया जाता था, ये आप ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ आपको 2 महाकाव्यों के बारे में बताया गया है जो कि हमारे एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनता है कि 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण बहुत लंबे अरसों से लोकप्रिय रहे हैं। रामायण क्या है, महाभारत क्या है, ये हम सब जानते ही होंगे। यहाँ हम सबको बताया कि जो महाभारत है इसमें कौरव और पांडवों के मध्य लड़ाई होती है, और इस युद्ध का क्या उद्देश्य रहा है, तो पुरु वंश की राजधानी जो हस्तिनापुर है उसकी गद्दी प्राप्त करना। ठीक है, बाद में पांडव विजयी हो जाते हैं। ये सब हम यहाँ पे हम जो है महाभारत तो सुनाने नहीं जा रहे हैं आपको। कह रहे हैं कि ये कहानी बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो भाई कब लिखी गई थी, तो आज से 1500 साल पहले लिखी गई। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि ऋग्वेद काल में लिखी गई थी। कह रहे हैं माना जाता है पुराणों और महाभारत दोनों को ही किनके द्वारा लिखा गया है, तो वेद व्यास द्वारा संकलित किया गया है। याद रखना है कि वेद व्यास ने संकलित किया है। ठीक है,
कह रहे हैं महाभारत में ही श्रीमद् भगवत गीता का जो सार है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और हम लोगों ने ये भगवत गीता में क्या है पॉइंट उसको देखा हुआ है। अब पूरी भगवत गीता तो पढ़नी नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि तमिल महाकाव्य जो मणिमेखलाई है इसकी रचना किसने की? तो हमने अभी देखा सितले सतलार के द्वारा इसकी रचना की गई है, और ये भी बता दिया वो किससे संबंधित है। कह रहे हैं पुराणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, आपको गलत बताना है। इसमें विष्णु भगवान जो है शिव दुर्गा और देवी जैसे देवी देवताओं की कहानियां हैं, तो हाँ वही है। सरल संस्कृत में लिखे गए हैं, बिल्कुल। कह रहे हैं स्त्रियों और शूद्रों को सुनने की अनुमति नहीं थी, यही गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी रॉन्ग है, बाकी सब चीज़ें सही दी गई। पाठ जो है पुजारियों द्वारा मंदिर में किया जाता था, ये भी सही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लास की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी जाए। मेरी तो ऑलरेडी क्लासेस जो है वो 1-1.5 घंटे की पहले से ही हो जाती हैं, और कितना बढ़ा दूँ अपलोड करने में दिक्कत होती है। आप लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उससे भी बहुत समस्या होती है। और मेरा जो मेन फोकस रहता है ना वो ये रहता है कि मैं कितना ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपके दिमाग में घुसा दूँ। ठीक है, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं रहता है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दें। जब आपको कंटेंट पता है, आप जो है चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो, तो क्वेश्चन तो कितने भी आ जाएं आप कर ले जाओगे। तो मेरा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है कि मैं आपको कंटेंट कितना अच्छे से समझा दूं। अगर आप कंटेंट बेहतर तरीके से समझ गए तो क्वेश्चंस तो आप खुद ही धुआं धुआं कर दोगे। ठीक है, तो ये मेरा बताने का उद्देश्य क्या रहता है कि आप क्वेश्चंस देखो, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और लेकिन जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो होना चाहिए हमारी एक्सप्लेनेशंस पे जो एनसीईआरटी में दी गई है। अब मैं इधर उधर से चीज़ों को ला करके अगर आपको बता भी दूंगी तो वो केवल और केवल आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। क्वेश्चंस केवल एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए, ऐहोल का जो प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है वो आज से कितने साल मतलब कितने साल पहले बनाया गया था? तो हमने देखा था 1400 साल पहले बनाया गया है। उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चूंकि 1 घंटे से ज़्यादा की ही क्लास हो रही है, मैं सोच रही हूँ कि ज्योग्राफी और ये जो पॉलिटी वाला सेक्शन है इसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करा दूँ, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन ना करूँ। हाँ, एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है वो कल वाली वीडियो में कर लेंगे। कल थोड़ा क्वेश्चंस कम रखेंगे और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रखेंगे, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि हम एकदम में ना एक्सप्लेन करें, हमसे बर्दाश्त ही नहीं होगा बिना एक्सप्लेन किए। कह रहे हैं वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है सीटेट में। पहला देखिए, कह रहे हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर, यानी टेम्परेचर और नमी। दूसरा मिट्टी की मोटाई और ढलान। केवल रेनफॉल, अब केवल आ गया वैसे ही हट जाओ। और टेम्परेचर और एयर प्रेशर, ये भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारी वनस्पति है उसकी वृद्धि मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्भर करती है, और वो 2 कारक कौन से हैं? तापमान और नमी। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि जो ब्राज़ील है, पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील है कहाँ, तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमारे पृथ्वी पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, जिसमें हमने आपको एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और साथ में क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया बताया हुआ है। बताया है कि नहीं? तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, इसी में एक कॉन्टिनेंट जो दक्षिण अफ्रीका है, सॉरी दक्षिण अमेरिका है, वो जो दक्षिण अमेरिका है उसी में आपको मिलता है ब्राज़ील, और वहाँ पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको पृथ्वी का क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है क्या? बताइए। नहीं, किडनी जो है ना, जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनको पृथ्वी का किडनी कहा जाता है। तो किस क्या कहा जाता है? हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है, या फिर लंग्स कहा जाता है? अरे भैया, लंग्स कहा जाता है, नहीं फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के क्या प्रतीत होते हैं? लंग्स अर्थात फेफड़े प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि ब्राज़ील का जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। अब ये उष्णकटिबंध क्या होता है? मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से एक जो रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, उसके 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण, अर्थात कर्क और मकर रेखा का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य लगभग साल भर सीधे चमकता रहता है। तो इससे क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बारिश होती रहती है, और यहाँ पे पाए जाने वाले जो चीज़ें होंगी, अर्थात जो फसल होंगी या जो पेड़ पौधे होंगे, वो कैसे होंगे? उष्णकटिबंधीय, अर्थात उष्ण, यानी उष्ण समझ रहे हैं ना, गरम वाला। ठीक है, तो जब उष्णकटिबंध में जो चीज़ें पाई जाएंगी वो उष्णकटिबंधीय ही तो कहलाएंगी। तो लॉजिक वाली बात हो गई ना, तो आप याद रखिएगा।
कि यहाँ पे यानी कि ब्राज़ील में जो पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, ये क्या क्या प्रतीत होते हैं? तो बाबू ये फेफड़े प्रतीत होते हैं, यानी कि लंग्स प्रतीत होते हैं। अब याद रखिएगा इस बात को कि अगर आप लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से नहीं जुड़े हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है ना समझ आएँ। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से चीज़ों को फ़ॉलो करते आ रहे हैं। हमने शुरू से बताया हुआ है कि उष्णकटिबंध क्या है, शीतोष्णकटिबंध क्या है, शीतकटिबंध क्या है। अब अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है, अचानक से आज आ गए हैं, तो आपको लगेगा यार पता नहीं क्या आधा-अधूरा बताया जाता है। तो आधा-अधूरा नहीं बता रहे हैं, डिटेल में चीज़ें बता रहे हैं, बशर्ते आप शुरू से देखते आइए तो, ठीक है? बीच से आ गए हैं तो बीच जैसा ही समझ आएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। दूसरा, ये वन शुष्क मौसम में जल संरक्षित करने के लिए अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, यानी पत्तियां गिरा देते हैं। अब देखिए आम, नीम, महुआ, ये जो मतलब कि पेड़ होते हैं, ये वसंत वाला जो महीना आता है उसमें देखिए एकदम कैसे हो जाते हैं, उसके जस्ट पहले एकदम सारी की सारी पत्तियां निकाल देते हैं और उसके बाद नई कपोले जो हैं वो आती हैं। तो वो क्या है, वो यही तो है, मतलब कि अपनी पत्तियां गिरा करके फिर से नमी वाली जो मतलब प्यारी-प्यारी कपोले हैं वो निकालना, ठीक है? तो आपको इसका उत्तर बताना है कि क्या ये उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन हैं, इनको मानसूनी वन कहा जाता है कि नहीं, ठीक है? और ये सारे आपके पास क्या दिए गए हैं, कूट। तो हाँ, ये बात सही है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है, ठीक है? कह रहे हैं कि ये वन शुष्क मौसम में जल संरक्षित करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो पत्तियां जो गिरा देते हैं, क्या इस वजह से इनको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्या इस वजह से इनको मानसूनी वन कहा जाता है? तो मानसूनी वन तो इस वजह से कहा जाना चाहिए ना कि मानसून के टाइम में कुछ खास बातें होती होंगी। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये बातें दोनों सही हैं, ठीक है? यानी कि स्टेटमेंट भी सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन ये व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है, ठीक है? यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये मानसूनी वन है, ये बात एकदम ठीक है। ये वन जो है शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन इस कारण से जो है यानी कि पत्तियां गिरा देते हैं, इस कारण इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है, ये गलत बात है, ठीक है? इस कारण इन्हें पर्णपाती वन कहा जा सकता है, मानसूनी वन नहीं कहा जाएगा, ठीक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि दोनों कथन अपनी जगह सही हैं। जैसे अपने भारत देश में ही आपको देखने को मिलेगा आम नहीं, नीम वगैरह देखिए, सब ज़्यादा नीम का अब सीज़न आ रहा है धीरे-धीरे, 1 आध महीने बाद, 1 डेढ़ महीने बाद खूब एकदम पत्ती उसमें दिखेगा ही नहीं, एकदम डंठल-डंठल दिखेगा। तो वही बात है कि अपने भारत देश में जैसे उत्तरी भारत हो गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन जो है, ये सब ना मानसूनी वन में पाए जाते हैं, ठीक है? कह रहे हैं यद्यपि पत्तियां गिराना इनकी विशेषता है, लेकिन इन्हें मानसूनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मानसूनी यानी कि मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है? तो इस वजह से इसको मानसूनी कहा जाता है। पत्तियां गिराने की वजह से तो पर्णपाती कहा जाएगा ना। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग एनसीईआरटी में जब देखेंगे ना, नोट्स बनाने के लिए हमेशा एकदम तत्पर रहा करिए, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बताइए वो कौन सा क्वेश्चन है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है? कह रहे हैं रोजवुड, आबनूस, महोगनी या फिर साल। अब इसमें ना कंफ्यूजन होना एकदम फिक्स है। तो याद रखिएगा जो साल है, साल क्या ओढ़ने वाली साल नहीं, साल वृक्ष होता है, ये भैया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है, जबकि रोजवुड, आबनूस और महोगनी ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं। तो साल इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। यहाँ देखिए कि रोजवुड, आबनूस और महोगनी ये सभी सदाबहार वनों के वृक्ष हैं, वहीं साल की यदि हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है? अर्थात उष्णकटिबंध में पाया जाएगा और अपनी पत्तियों को गिराने का इसका गुण होता है। फिर देखिए कह रहे हैं कि विश्व का जो फल उद्यान है यानी कि फलोद्यान, ये किस क्षेत्र को कहा जाता है? कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार बिल्कुल नहीं, शीतोष्ण पर्णपाती बिल्कुल नहीं, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है ना, ये कहा जाता है विश्व का फलोद्यान। अब ध्यान रखिएगा जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है वो खट्टे फलों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, खट्टे और रसीले फलों के लिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे संतरा हो गया, अंगूर हो गया, इस तरह की फसलें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो इसी वजह से इसको कहा जाता है विश्व का फल उद्यान यानी फलोद्यान। तो देखिए फलों की कृषि जैसे संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, इनके कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? विश्व का फल उद्यान कहा जाता है, ठीक? फिर देखिए कह रहे हैं एनोकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप किन वनों में पाया जाता है? तो एनोकोंडा जो है जो कि विश्व का सबसे बड़ा सांप है, आपको बताना है किन वनों में पाया जाता है। तो क्या ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है? हाँ, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया है कि जो एनाकोंडा है ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है और भैया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, ठीक है? फिर देखिए
शीतोष्ण सदाबहार वन। अब देखिए जिन लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग शीत कटिबंध किसे कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध किन्हें कहते हैं, और या फिर जो है सॉरी सबसे पहले उष्ण आता है, ठीक है, उष्ण कटिबंध किनको कहते हैं, फिर शीतोष्ण किसे कहते हैं, फिर शीत मतलब कि शीत कटिबंध किसे कहते हैं। जिन लोगों को यही पॉइंट नहीं पता होगा वो बेचारे तो उनके तो सर के ऊपर जा रहा होगा, यार ये शीतोष्ण क्या है, उष्ण क्या है, मानसून क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो पिछले की वीडियोस देखिए, सब समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन सामान्यतः महाद्वीपों के किस किनारे पे पाए जाते हैं? क्या ये पूर्वी किनारों पे या फिर पश्चिमी किनारों पे? बताना है आपको ये। ऑप्शन देखिए, पश्चिमी किनारे या पूर्वी किनारे, तो भैया पूर्वी किनारे हो जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न जो मार्जिन्स है वहाँ पे पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। अब एक्सप्लेनेशन वगैरह कल वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज काफ़ी लेंदी हो गया, पहले से ही हिस्ट्री वाला हम लोग एक्सप्लेन ज़्यादा कर लिए। तो ध्यान से देखिए, ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे आप देखिए दक्षिण पूर्व अमेरिका हो गया, दक्षिण चीन वगैरह, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीटेट पूछ चुका हुआ है। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या ये शीतोष्ण सदाबहार वन में? नो। सदाबहार उष्ण कटिबंध में? नो। ये हो जाएंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है। तो जो फीजेंट और मोनाल पक्षी हैं, याद रखिएगा ये शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो फीजेंट और मोनाल जैसे जो पक्षी हैं ये कहाँ मिलते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, ठीक है। अब देखिए हायर लैटिट्यूड्स, अब ये हायर लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड, ये सब क्या है पता होना चाहिए आपको। कह रहे हैं कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर किस प्रकार के वन मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई देखो ये जो 0 डिग्री है ना, इसके ऊपर जब आप जाओगे तो अक्षांश तो बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे 90 डिग्री अक्षांश तक आप पहुंच जाएंगे। तो क्या हो रहा है, नीचे से आप ऊपर जा रहे हो ना, तो यही कह रहे हैं कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे वहां आपको किस तरह के वन देखने को मिलेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, तो आप समझ ही सकते हैं जैसे जैसे आप ऊपर साइड जाएंगे वैसे वैसे वहाँ का जो मतलब कि कटिबंध है वो चेंज होता जाएगा। तो सबसे ऊपर शीत वाला कटिबंध है, तो उसी टाइप का कुछ होना चाहिए। कह रहे हैं कि उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, तो उष्ण कटिबंधी तो भैया उष्ण कटिबंध में मिलेंगे, तो बहुत ऊपर जाने की इसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। रेगिस्तानी झाड़ियाँ, रेगिस्तान वाली झाड़ियाँ बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। सवाना घास स्थल ये भी नहीं मिलेंगे। यहाँ जो उत्तर होगा वो हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर आपको किस तरह के मतलब वन मिलने वाले हैं, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलेंगे, ठीक है। और एक ऐड कर देती हूँ भैया कि रोज़ ये क्लासेस 11 बजे होती हैं, ठीक है। तो 11 बजे जुड़ना मत भूला करिए। ये देखिए 11 बजे क्लास होती है। अब आप लोग कोई लाइव कमेंट नहीं करने आते, इस वजह से मैं भी लाइव चैट में नहीं रहती हूँ। आप लोग लाइव चैट में अगर कुछ चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं, अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होता है चैट के माध्यम से हम उसका उत्तर भी दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन जियोग्राफी का। कह रहे हैं सिट्रस, सिट्रस समझ रहे हैं, खट्टे जो फल होते हैं वो। नींबू वंश के फल जैसे संतरा, जैतून, ये मुख्य रूप से किस जलवायु में पाए जाते हैं? अभी तो हम बता के आ रहे हैं, मानसूनी नहीं, बिल्कुल नहीं। गर्म और आर्द्र या फिर ठंडी ध्रुवी, ध्रुव में नहीं पाए जाते हैं। ये हो जाएगा गर्म, शुष्क, ग्रीष्म, वर्षा वाली, मृदु शीत ऋतु। कुल मिलाकर के भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो आप समझिए, ठीक है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। पॉलिटी पे फौरन आ जाते हैं, पॉलिटी के साथ भी वही करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटी वाला सेगमेंट। ये जो चैप्टर है ना, आप समझिए क्लास 6, 7, 8 तीनों के ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन एकदम धुआंधार बनते हैं। तो दरअसल सारे क्वेश्चन यहीं से बनवाई करते हैं, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो हॉट टॉपिक होते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनना एकदम मतलब तय ही है। तो ये देखते हैं। हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 1920 के दशक में सामोआ समाज में किए गए अनुसंधान के अनुसार बच्चों की शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही। अब आप देखिए हम लोगों के मन में किस तरह की बातें आती हैं, जैसे आज हमारा जो समाज है, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे यहाँ पे बच्चों का पालन पोषण होता है, ऐसे ही लगभग पूरे मतलब पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वहाँ पर भी ऐसे ही बच्चों का पालन पोषण होता होगा। यानी कि अभी जैसे हम लोगों के यहाँ सिचुएशन क्या है कि छोटे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स पाल रहे हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बड़े हुए, अगर पेरेंट्स की स्थिति अच्छी है तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज दिए जा रहे हैं। 25-23 साल तक बेचारे प्रिपरेशन ही कर रहे हैं आईएएस बनने की, और उसके बाद अगर बने तो ठीक है, नहीं बने तो फिर राम ही नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोगों के यहाँ बच्चों को पालने का तरीका है। मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो, या फिर जिनके पास पैसा है वो। अमीर लोगों का तो बच्चे पालने का ये तरीका रहा। गरीब लोग कैसे पालते हैं, बेचारे किसी तरह से रोजी रोटी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स खिला पिला रहे हैं, नाक उनकी चू रही है, कैसे कैसे जैसे तैसे करके
बढ़ जाते हैं, जहाँ 12-15 साल के हुए कहीं न कहीं काम करने, मज़दूरी करने के लिए या किसी न किसी तरीके का काम करने के लिए उनको भेज दिया जाता है, ठीक है? तो ये हम लोगों के यानी हमारी सोसाइटी के जो रूल्स हैं या हमारी सोसाइटी में जो बच्चों का पालन-पोषण करने का तरीका है वो है, ठीक है? लड़कियों को किस तरह से पाला जाता है, तो ये तो लड़कों की कहानी रही कि उनको हायर एजुकेशन के लिए भेज दिया जा रहा है। सामान्यतः लड़कियों की ज़िंदगी इस तरह थोड़ी ना पलती है। लड़कियों के साथ क्या हुआ, 3-4 साल की हुई, मम्मी जो है झाड़ू लगा रही हैं, बच्ची भी झाड़ू ले लेगी, सीखना स्टार्ट कर देगी। धीरे-धीरे झाड़ू से फिर वो खाना मम्मी रोटी बना रही हैं, वो छोटी-छोटी लोई बनाना स्टार्ट कर देगी। तो ये सारी चीज़ें उसको सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है। यानी कि उसकी जो ज़िंदगी है वो घर परिवार में अपने कैसे आपको बहुत अच्छे से एडजस्ट करके रहना है, कैसे भाई अगर आके आपको एक तमाचा मार दे तो आपको रो के रह जाना है, उसको पलटवार नहीं करना है कि पलट के आप एक तमाचा मार दो। तो ये लड़कियों को पालने का हम लोगों के यहाँ का तरीका है। अब मेरे यहाँ तो यही हुआ है, मैं तो अपने आस-पास यही देखती हूँ। खैर चलिए आगे देखते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह की सोसाइटी अपने यहाँ की है, अपने भारत देश की जिस तरह की सोसाइटी है, मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, जिस तरह की सोसाइटी मेरे यहाँ की है, हो सकता है अन्य जगहों की जो सोसाइटी है वो उससे अलग हो। लेकिन हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि यार इससे अलग भी एक दुनिया हो सकती है। तो वही आपको यहाँ बताया गया है कि 1920 के दशक में क्या किया गया था, एक सर्वे किया गया था कहाँ का, सामोआ में। सामोआ कहाँ है? तो जो हमारा पैसिफिक मतलब कि ओशन है वहाँ पे एक आइलैंड है, ठीक है? तो पैसिफिक ओशन पे एक आइलैंड है सामोआ, वहाँ पे एक अनुसंधान किया गया या इट मीन्स वहाँ पे एक सर्वे किया गया बच्चों को मतलब कि जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को लेकर के। वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो 5 वर्ष की आयु में स्कूल जाने स्टार्ट कर दिया करते थे। नहीं, वहाँ आप देखिए कि बच्चों का स्कूल में जाना होना थोड़ा कम ही हुआ करता था। दूसरा एकदम सही हो जाएगा कि बच्चे जो है ना वो स्कूल नहीं जाया करते थे। बच्चों का काम क्या था, घर में चाहे लड़की हों चाहे लड़के हों, अपने जो छोटे भाई-बहन हैं उनका पालन-पोषण करना और जब थोड़ा बड़े और हो जाओ तो क्या काम करना, चलो मछली वगैरह पकड़ो, खेतों वगैरह में काम करो। इस तरह की उनकी ये ज़िंदगी जो है वो कट रही थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला है, यानी कि वो स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है? तो 1920 के दशक में सामोआ द्वीप के जो बच्चे हैं ये स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से ही बातों को सीखने का काम किया करते हैं। यानी कि कैसे कटिया लगाए के मछली पकड़े का ये वो अपने घर से ही सीख लेते थे। इसके लिए उनको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, ठीक है? आगे देखते हैं। और एनसीईआरटी की जो बुक है उसको हम लोग कल वाली वीडियो में देखेंगे। आज केवल और केवल एमसीक्यू देख रहे हैं। कल का जो मतलब हमारा क्लास होगा वो थियरी बेस्ड होगा पूरी तरह से। यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि सामोआ द्वीप जो 1920 के दशक में जहाँ सर्वे किया गया, इसमें लड़के किस उम्र में बड़े लड़कों के समूह में शामिल होकर के मछली पकड़ना और नारियल का पेड़ लगाना जैसे जो बाहरी काम है वो सीखा करते थे। तो भाई 5 वर्ष तो बहुत छोटे हो जाएंगे ना, इतने टाइम में नहीं। 9 वर्ष के जब बच्चे हो जाते थे ना, तब वो घर के बाहर के जो काम है वो सीखना स्टार्ट कर देते थे, जैसे मछली पकड़ना, नारियल का पेड़ वगैरह लगाना आदि, ठीक है? आगे देखिए, कह रहे हैं कि जेंडर लिंग बोध एक डैश डैश अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? क्या ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा है? क्या आपको लग रहा है कि मनोवैज्ञानिक हो सकती है? दूसरा, जबकि लिंग यानी सेक्स एक कैसी धारणा है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो जेंडर बायस्ड होते हैं ना, ये हमारी मानसिक जो स्थिति है उसके बारे में बताती है। यानी कि और ये मानसिक स्थिति आती कहाँ से है? तो हमारे समाज से, हमारा जो सामाजिक परिवेश है वहाँ से आती है। समाज में ही तो बताया जाता है ना कि तुम लड़की हो, तुमको ये काम नहीं करना चाहिए, तुमको ऊँची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, तुमको पलटवार नहीं करना चाहिए। ये हमारा समाज ही तुमको बताता है ना। बच्चा जब पैदा होता है तब थोड़ी ना वो ये सब लेके पैदा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो जेंडर लिंग बोध है ना, ये एक सामाजिक यानी सोशल अवधारणा है। ये समाज के द्वारा हमारे भीतर ये मतलब कि बसाया जाता है। वहीं जो सेक्स है इट मीन्स जो लिंग है कि आप लड़की के रूप में पैदा होगे या लड़का के रूप में पैदा होगे, ये भैया एक जैविक अवधारणा है। इसमें आपका हमारा किसी का भी कोई बस नहीं है, ठीक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि जेंडर लिंग बोध ये सामाजिक अवधारणा है, वहीं जो लिंग यानी कि सेक्स है ये एक जैविक अवधारणा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आप स्त्री होगे या पुरुष होगे भैया, ये नेचर ही तय करेगा, आपके बस का कुछ इसमें है नहीं। चलिए आगे देखिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर्जरी करवा लेंगे, किसी काम का नहीं है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 1960 के दशक में जैसे सामोआ द्वीप पे जो है करवाया गया सर्वे, वैसे ही अपने भारत देश के भीतर भी 1960 के दशक में सर्वे करवाया गया। कहाँ पे? एमपी में, ठीक है?
कह रहे हैं कि यमपी में एक सर्वे करवाया गया और उसके आधार पर लड़कों और लड़कियों के स्कूल जाने में क्या अंतर था। यहाँ इस सर्वे में आपको बताया गया है कि कैसे जो लड़कियां हैं बेचारी एकदम डरी सहमी हुई ग्रुप में आती थी और ग्रुप में जाती थी। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि कहीं उनको कोई छेड़ ना दे, और वहीं लड़के बढ़िया रोड से एकदम तन के आ रहे हैं, तन के जा रहे हैं, रोड पे खेल रहे हैं, रोड पे यहाँ बैठे हुए हैं 4 लोग, वहाँ बैठे हुए हैं 4 लोग। तो ये ज़िंदगी देखिए कितनी कठिन हो गई है। मतलब लड़कों के लिए सड़क दूसरे रूप से काम आ रही है और लड़कियों के लिए सड़क केवल और केवल आने जाने के लिए काम आ रही है। तो समस्या तो है। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि 1960 के दशक में जो सर्वे हुआ था उसमें आपको बताना है क्या अंतर है। पहला देखिए कि लड़कों को स्कूल में लड़कों के स्कूलों में बीच में एक आंगन होता था, ऐसा नहीं है। लड़कियों का जो स्कूल हुआ करता था ना, उसके बीच में एक आंगन होता था जिसमें लड़कियां खेल वगैरह लिया करती थी, ठीक है। और लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल भी अलग अलग हुआ करते थे। दूसरा देखिए, कह रहे हैं लड़कियों के स्कूलों में सुरक्षा, एकांत और बीच में एक आंगन होता था। हाँ भैया, हुआ करता था। लड़कों के लिए कह रहे हैं लड़कियों के स्कूलों में बड़े खुले में खेल के मैदान होते थे, नहीं, ये तो लड़कों के बारे में बात सही होगी कि जो लड़कों का विद्यालय होता था उनके स्कूल के मध्य में एक खुला मैदान होता था और बच्चे उसमें हुड़दंगई खूब किया करते थे। और देखिए, बुनियादी ढांचे में कोई अंतर नहीं था, बहुत अंतर है। ये बुनियादी ढांचा ही तो है कि लड़कियों के स्कूल के बीच में आंगन होगा, लड़कों के बीच स्कूल में जो है आंगन ना होकर के खुला मैदान होगा। तो ये बुनियादी ढांचे का अंतर ही तो है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि 1960 में जो ये मतलब हुआ सर्वे, इसके कह रहे हैं कि लड़कियां समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती थी। बताइए, लड़कियां जो है वो समूह में जाते हैं, जबकि लड़के जो है एकदम हुड़दंगई मचाते हुए, उछलते कूदते हुए अपने घर आते जाते हैं, रोड को अपने बाप का माल समझते हैं। तो ऐसा किया मतलब क्यों करती थी लड़कियां। पहला देखिए, दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए। ऐसा नहीं है भैया, गपशप करना तो दूसरा मुद्दा हो जाता है। 4 लोग साथ में हैं तो कुछ ना कुछ तो गप सड़ाका करेंगे ही। दूसरा, कह रहे हैं कि छेड़े जाने या हमले के डर के कारण, तो हाँ यही कारण था कि कहीं आकर के कोई उनको छेड़ ना दे, ठीक है। अब पहले जो है लड़कियां बेचारी बहुत डरी सहमी रहा करती थी। आज कोई छेड़ दे तो हो सकता है संडेल उठा के फेंक के मार दे, पहले ये सब नहीं होता था ना। सोसाइटी में इतना लोग मतलब सपोर्ट भी नहीं करते थे। अब जैसे अगर किसी लड़की को कोई मतलब छेड़ देगा तो पेरेंट्स ये नहीं करते थे कि चल आज ओकरे बाप के डाढ़ी में हम सब हो गए ऐसे कह दे। तो मम्मी नहीं, दादी लोग इस तरह की गाली दिया करती थी। तो ये नहीं किया जाता था। क्या किया जाता था, जादे भैया रास्ता साफ नहीं है, जमाना बहुत खराब है, अब तू घरे में रहा बिटिया रानी, अब पढ़ाई लिखाई करे की जरूरत नहीं ना है, तो चूल्हा चौका करे क्या। तो ये जो मतलब मेंटालिटी हुआ करती थी ना, इस वजह से लड़कियां बेचारी अपना ग्रुप में चलती थी कि 3-4 लोग रहेंगे तो थोड़ा सहारा रहेगा, ठीक है। अब तो लोग आज भी, हालांकि सोसाइटी आज भी उतना ज़्यादा मतलब कि अच्छी नहीं हो गई है कि अकेले चल जाओ। आज भी हाँ, जैसे मैं हूँ, मुझे तो भाई अकेले निकलने में बहुत डर लगता है। पता नहीं लोग किस तरह से घात लगाए बैठे हैं। और जिस तरह से अपने भारत देश की सोसाइटी में जब देखिए तब रेप वगैरह होते रहते हैं, उससे तो आज भी आपको लग ही जाएगा कि हाँ, हमारी सोसाइटी आज भी लड़कियों के लिए इतनी सेफ नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, कह रहे हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो अध्याय है जेंडर बेस्ड, ये अध्याय ही जेंडर बेस्ड है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ खिलौने जो लड़कों के लिए कार, लड़कियों के लिए गुड़िया, समाजीकरण की प्रक्रिया का क्या उद्देश्य पूरा करते हैं। आप देखिए, अभी भी जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे एकदम छोटे हैं तो उनको दोनों को ही, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को ही गुनगुना पकड़ा दिया जाता है, दोनों लोग बजाते हुए अपना खेल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं, आप देखेंगे कि लड़कों के लिए मतलब क्या आ जाएगा, उनको बुलडोजर खरीद दिया जाता है प्लास्टिक का, उनको कार खरीद दी जाती है, मतलब इस तरह की चीज़ें, घोड़े वगैरह खरीद दिए जाते हैं। और लड़कियों के लिए क्या आता है, ले बिटिया रानी गुड्डी ले आई, गुड्डी के साथ खेल, इनके गुड्डी गुड्डा शादी ब्याह करवाओ, ये सारा जो काम है वो करते हैं, ठीक है। तो लड़कियां क्या करती हैं, अपनी गुड्डी के लिए कान में बाली वगैरह पहना देती हैं, कपड़ा बनाएंगी, दुनिया भर का। मैंने ये सब किया नहीं है, पर मैंने अपने घर में देखा, मतलब अपने घर में नहीं देखा, आस पड़ोस में देखा हुआ है। मेरे पेरेंट्स तो ये गुड्डी गुड्डा वाला खेल नहीं खिलाते थे, मेरे लिए घोड़ा ला देते थे और भी जिस तरह की चीज़ें थी ये सब लाया करते थे। तो हम उससे खेल के बड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन सामान्यतः जो लड़कियां हैं ना, गुड्डी गुड़िया वाला खेल बहुत खेलती हैं। तो ये उनके मन में ये गुड्डी गुड़िया वाला खेल खेलने वाली बात आती कहाँ है, पेरेंट्स ही तो लाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो खेल वगैरह हैं, ये समाजीकरण का कौन सा मतलब रूप आपको दिखा रहे हैं, वो आपको बताना है। कह रहे हैं केवल मनोरंजन के लिए है, नहीं, केवल मनोरंजन वाली बात नहीं है, इसमें मानसिक धारणा है, सामाजिक धारणा छिपी हुई है। दूसरा देखिए, वे बच्चों को स्त्री और पुरुष के रूप में उनके भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। तो एकदम सही बात है, यही उत्तर हो जाएगा कि लड़के जो है वो बड़े होंगे तो अगर नहीं कुछ करोगे भैया, पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलेगी, चलो कार के ड्राइवर बन जाना, ट्रक के ड्राइवर बन जाना, बुलडोजर के ड्राइवर बन जाना, तुम्हारा ये ज़िंदगी का काम है। और लड़कियाँ
ठीक है, अभी से ही तुम गुड्डी-गुड़िया को पालो, उनका शादी-विवाह करवाओ, आगे चल के बच्चे पैदा करके उनको भी पालना ही है तुमको, ठीक है? तो कुल मिला के जो मेंटालिटी है ना, ये गुड्डी-गुड़िया वाला खेल लड़कियों को खिलाने का, और उसके पीछे का यही लॉजिक काम करता है, ठीक है? मैं हँसी-मज़ाक में चीज़ों को बता रही हूँ ताकि चीज़ें एकदम दिमाग में घुस जाएँ, एग्ज़ाम में आप इसको टैकल कर ले जाएँ, ठीक है? तो ये देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं कि खिलौने जो है ना बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। जैसे लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करना है तो गुड्डी जब बोलने वाली होती है, देखिए कितना प्यारा मीठी आवाज़ में गाना गाती है। और लड़कों को क्या, रौब से बतियाना है। घर में भी आप देखिए लड़के एकदम रौब से बतियाते हैं, और अगर लड़कियाँ थोड़ा सा भी आँख दिखा देंगी तुरंत कहेंगे लड़की है, लड़की जैसे रहे। तो ये सब कहाँ से आता है, घर तो आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। यहाँ आपसे कह रहे हैं जो सामोआ आइलैंड है, जो वहाँ पे 1920 के मध्य में सर्वे किया गया था, उसमें आपको बताना है 13 या 14 वर्ष की होने के बाद जो लड़कियाँ हैं उनके जीवन में क्या चेंजेस आते थे। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सामान्यतः 13-14 साल की जब लड़कियाँ हो जाती थी तो लड़कों की जैसी उनकी भूमिका हो जाती थी। और वहाँ एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि खाना बनाने का जो काम है वो लड़के किया करते थे, लड़कियाँ उनकी हेल्प करती थी, ठीक है? तो कहते हैं ना सुविधा करवा दिया, तो जो उन घर में सुविधा करवाने वाला काम होता है वो लड़कियाँ करती थी, और मेन कुक का काम जो है वो लड़के किया करते थे। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है वे छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने लगती थी। तो भाई जब 5-6 साल की लड़कियाँ रहती थी ना, तब वो छोटे भाई-बहनों की अपना देखभाल करती थी। दूसरा, बोर्डिंग स्कूल में जाती थी, पढ़ने वाला कांसेप्ट वही नहीं था। तीसरा देखिए, वे अधिक स्वतंत्र हो जाती थी और मछली पकड़ने तक जा सकती थी। हाँ, एकदम सही बात है। जब 13-14 साल की हो जाती थी, तो उनके जीवन में थोड़ा स्वतंत्रता आ जाती थी। हम लोगों के यहाँ क्या होता है, जैसे ही 13-14 साल की हो जाएँगी, उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। चल घर में बैठ, बहुत हो गया तुम्हारा स्कूल-वूस्कूल। हमारे साथ तो यही हुआ है भाई। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि इसमें एक कहानी दी गई है। सामान्यतः क्या होता है, घर में जो हम लोग काम करते हैं, घर में सुबह से 4 बजे से उठ जाओ, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, जिसको ऑफिस जाना है उसके लिए टिफ़िन तैयार करो, उसके बाद उस बर्तन को फिर से धुलो, उनका भी कपड़ा धुलो, फिर से पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाओ। तो ये सारा जो काम होता रहता है ना, दिन भर आपका ये जो साइकिल चलता रहता है, 4 बार झाड़ू पोछा करने का, 4 बार कपड़े धुलने का, 4 बार जो आ जाए उनको चाय बना के देने का, इस काम को ना काम नहीं समझा जाता। इसको तो कहा जाता है कि घर में ही तो रहती है, दिन भर झाड़ू पोछा तो करती रहती। अब ये झाड़ू पोछा करने में भले तुम्हारी कमर टूट जा रही हो, लेकिन उसको काम की वैल्यू नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है, और जिस चीज़ का पैसा नहीं है भाई, उसमें फिर समझ लो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है? तो वही चीज़ है, कह रहे हैं कि मेरी माँ जो है वो काम नहीं करती, किस आम सामाजिक मुद्दे को उजागर कर रही है, आप बताओ? और इसमें यही होता है कि जो बच्चे हैं उसके उसके बच्चे, उसके पति उस महिला के काम को ना कोई वैल्यू नहीं देते थे। उनको लगता था कि कोई काम नहीं करती है, बस दिन भर घर में बैठी रहती है। कह रहे हैं कि महिलाओं में बेरोज़गारी, तो भाई बेरोज़गारी तो यही है, घर के कामों का आप देखिए, जो लोग जो काम वाली बाई वग़ैरह होती हैं, उनकी भी ज़िंदगी में कम से कम वो काम करती हैं, उनका पैसा मिलता है। अपने घर के काम करने का पैसा भी नहीं मिलता है, बस झूठा पाठ पढ़ा दिया गया है कि सम्मान के साथ जी रहे हो, घर में भले तुम्हारी 2 कौड़ी की इज़्ज़त ना हो, लेकिन सम्मान के साथ जी रहे हो भैया। चलिए, ये सब ना ब्रेन वॉश करने का तरीका है महिलाओं का। दूसरा देखिए, कह रहे हैं घरेलू काम यानी घर के काम का अवमूल्यन यानी महत्व ना देना। हाँ भैया, यही बात है, एकदम बी वाला हो जाएगा कि घर के काम की कोई वैल्यू नहीं है। आप दिन भर झाड़ू पोछा करो, दिन भर सबका बिस्तर वगैरह लगाते रहो, शाम को बिस्तर भी लगाओगे ना, आधे घंटे तो सबका घर में बिस्तर ही लगाओगे, और आधे घंटे सुबह उठ के बिस्तर बटोरोगे। लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम बाहर गए नहीं, 4 पैसा कमा के लाए नहीं, ठीक है? चलिए आगे देखिए। तो इस कहानी में भाई यही दर्शाया गया है कि समाज में घर के जो काम है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, इसको असली काम नहीं माना जाता है। उनका अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन किया जाता है। यही आप जाकर के किसी स्कूल वगैरह में करोगे या किसी ऑफिस में भी यही झाड़ू पोछा वाला काम करोगे, उसका आपको पैसा मिलेगा, उस काम की वैल्यू है। लेकिन बस वही है ना, इज़्ज़त नहीं है भैया। ये पाठ जो पढ़ा-पढ़ा के लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया है ना, यही उनको सब बर्बाद कर रहा है। जो आदमी है वो जाके पोछा लगाएँगे, उनका जो है इज़्ज़त नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन लड़कियों की इज़्ज़त खत्म हो रही है। सारी इज़्ज़त लड़कियों के ही ठेके है। फिर देखिए, कह रहे हैं कि सामोआ के रसोई घरों में काम के बँटवारे के बारे में कौन-सा स्टेटमेंट सत्य है? दूसरा, हमारे पास क्या है, लड़कियाँ ही खाना पकाने का सारा काम करती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हम लोगों के यहाँ होता है, खाना लड़की ही बनाएगी। दूसरा देखिए, लड़कों को ही खाना बनाने का अधिकांश जो काम है वो करना होता था, तो हाँ, एकदम सही बात है। जो सामोआ है वहाँ पे लड़के बेचारे खाना बनाया करते थे, लड़कियाँ खाना बनाने में उनकी मदद किया करती थी, ठीक है? आगे देखिए, देखिए खाना बनाना ये लड़कियाँ करती हैं, ये बुरा नहीं लगता है। बुरा इस बात का लगता रहता है जो 24 घंटे सब तुमको जो जहाँ से आएगा यही बताएगा, खाना बनावे काम तोहार या, बिटिनी पैदा भया, बिटिनी जैसे रहा करा। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत गंदा लगता है।
बाकी खाना बनाना, अपने घर का काम करना ये बुरा नहीं है। अपने घर का जो काम आप कर रहे हो वो बहुत सही बात है। आप खुद इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी के सहारे नहीं जीने की ज़रूरत है कि हमको चाय पीनी है तो कोई देगा तो हम पिएँगे, नहीं। आप अपना काम खुद कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपनी फैमिली को आप सपोर्ट कर रहे हो, अपनी फैमिली को आप हेल्प कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर ये बात जो आती है ना कि तू लड़की हऊ तो ओका एका करई करई कहा यह तोहार धर्म बाटे, ये बहुत गंदा लगता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। और भैया ये पैडागॉजी से क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान यानी शिक्षा शास्त्र में जो केस स्टडी जैसे मसले हैं, जैसे सामोआ और मध्य प्रदेश, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए, ये जो उपयोग करके मतलब आपको चैप्टर में बताया गया है, इसका क्या मतलब मुख्य उद्देश्य है? पहला देखिए, कह रहे हैं ये साबित करने के लिए कि बड़ा होना हर जगह एक जैसा है। ये तो सरासर गलत है, हमने देखा बड़ा होना एक जगह मतलब एक जैसा है ही नहीं। दूसरा, यह दिखाने के लिए समाजीकरण समय और संस्कृति के अनुसार अलग होता है। तो एकदम सही बात है भैया, हर जगह का जो समाजीकरण है वो ना, कल्चर हर जगह का अलग अलग होता है, एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर आप सपोज दैट अपनी कल को टीचर बन के अपने क्लास में दो जगहों का कल्चर समझाना चाह रहे हैं, दो जगह बच्चे बच्चियाँ किस तरह से बड़ा हो रहा चाह रहे हैं, मतलब बड़े हो रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो दे मतलब कि दे करके अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं, ठीक है। तो हो गया ये, मतलब करवा दिए हमने 30 क्वेश्चंस। आज ये इतिहास वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा टाइम खा गया, कोई बात नहीं। टाइम वैसे भी दिन भर बैठ के करिएगा क्या, है तो पढ़ना ही, चाहे हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वहाँ पढ़ लीजिए, या फिर जा करके 4 जगह यूट्यूब का चक्कर काटिए। जितना आप 4 जगह जा करके यूट्यूब का चक्कर काटेंगे, उससे अच्छा है कि आप एक जगह लग करके पढ़ लीजिए और पॉइंट्स को समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर सब कुछ अच्छा रहा है, वीडियो को हाइप कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज है मेरी क्रिसमस, यानी कि नया साल है भाई ईसाइयों का, तो आप सभी को मेरी क्रिसमस। फिलहाल के लिए हम लोगों के लिए क्या, हम लोग तो मनाते भी नहीं हैं। आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, कि वह कौन सा देश है, ठीक है, क्या वह कौन सा देश है जहाँ गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है। वह कौन सा देश है जहाँ गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है, गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है। अर्थात एकदम छोटी सी बात बताऊं, हम लोगों के यहाँ क्रिसमस आज मनाया जा रहा है, ठंडी है, लेकिन आज ही के दिन वहाँ भी क्रिसमस मनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ गर्मी का मौसम है। आप फटाफट कमेंट करके बताइए, हमने ऑलरेडी आपको ये बताया हुआ है और सीटेट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं कल 11 बजे, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।